चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, याद है कुछ? हाँ, हिट बजट। अच्छा, पेपर चल रहा था, पेपर के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, डिस्कस करना है फिर इसको ऑन। एक काम करता हूँ, मैं आज ना टॉपिक ले लेता हूँ, वो जो 10 क्वेश्चन है ना, मैं बाद में उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना? चले, चलो देखो, चलो। तो बेसिकली विंड, हमारा जो नया टॉपिक है वो विंड है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एक्चुअली जनरेट होते हैं आगे जाके, ठीक है? सो ऑनलाइन आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है ना देखने में, तो मुझे बताइए। वो थोड़ा नया सिस्टम लगाया हुआ है ना, तो उसके लिए टाइम लग रहा है तो वो सेट करते करते टाइम लग जाता है, कैमरा वगैरह वो लगा दिया है। तो बेसिकली अभी इसके बाद के लेक्चर में बताने चाह रहा हूँ, इसके बाद के लेक्चर जो भी रहेंगे ऑनलाइन पर्टिकुलर या फिर बाकी भी, तो आपको एक लिंक भेजी जाएगी। तो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, वो एओनएस का जो ऐप है फिलहाल में आपको ऐड होना है, एक बैच ओपन करेंगे, कुछ तो 10 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा आपको, 10-11 रुपए का पेमेंट है, ठीक है? वो 1 रुपया रखा था हमने, बट वो ऐप वाले नहीं दे रहे क्योंकि ऑलरेडी पेमेंट कर चुके स्टूडेंट। हमने उनको बोला कि भाई वो क्यों पे करें फिर से एक बार, बट वो मिनिमम 10 रुपए चार्ज करते हैं। तो बेसिकली आज एक लिंक आपको जो भेजी जाएगी ना, तो उसके ऊपर ना आप सिर्फ लॉग इन करना, जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर रहेगा हमारे तरफ उसी से ही करना, या फिर नहीं भी किया दूसरे किसी नंबर से भी किया तो सिर्फ हमें इंटीमेट कर देना कि सर ये मेरा रजिस्टर्ड नंबर है ऐप के ऊपर, ठीक है? और वो जो ऐप में फिर वो लिंक 10 रुपए का पेमेंट रहेगा कुछ तो 11 रुपए का, तो 11 रुपए का पेमेंट कर दो। फिर उसके बाद के जो लेक्चर रहेंगे वो ऐप के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी नॉर्मली क्या होता है, जूम के थ्रू हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग ऐप के थ्रू देखेंगे अभी इसके बाद के लेक्चर। वहां पे थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा बेटर है, एचडी क्लैरिटी है, इससे भी ज्यादा बेटर है, ठीक है? तो वहां पे अभी जो रहेगा उसका हम लोग डेमो ले लेंगे कल से, फिर आज आपको भेजी जाएगी, ठीक है? क्लियर? तो ऐप आपके मोबाइल में रखिए, एंड्रॉइड, एंड्रॉइड वाली एप्पल वालों के लिए नहीं है वो, ठीक है? चलिए देखिए विंड। तो बेसिकली हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो विंड के बारे में हमने थोड़ा बहुत आपको मैंने इंफॉर्मेशन भी दी थी कि विंड एग्जैक्टली होती क्या है, कैसे जनरेट होती है, बट उसका डिटेल में हमें पढ़ना बड़ा जरूरी है क्योंकि उसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? सुनाओ विंड। सो व्हाट इज विंड? विंड को अगर आसान शब्दों में आपको अगर बताना है तो आप क्या बोलोगे? विंड इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। तो जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है एयर की, उसे हम लोग विंड कह रहे हैं। तो इसके पहले हमने देखा था कि विंड एग्जैक्टली बनती कैसे, करेक्ट? बनने के लिए कुछ प्रोसेस है और उसके बाद विंड का फॉर्मेशन होता है। और वो जो विंड बन रही है, तो उसके बाद वही विंड, वेट अ मिनट, तो विंड जो बन रही है तो वो क्या एग्जैक्टली है वो हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में। देखो, विंड इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, एडवेक्शन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एडवेक्शन कहते हैं। कल हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट है उसे एडवेक्शन कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर एडवेक्शन ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट। तो अभी ये प्रेशर ग्रेडियंट एग्जैक्टली क्या होता है वो समझना बड़ा जरूरी है, बट प्रेशर ग्रेडियंट आपको पता है, सिर्फ वर्ड यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट आया है जो मैंने एक्चुअली यूज नहीं किया था, ठीक है? सो प्रेशर ग्रेडियंट इज व्हाट? तो ग्रेडियंट, इसके पहले वर्ड आपको मैंने बताया था, ग्रेडियंट किसके रिस्पेक्ट में हमने देखा था? जब स्लोप्स आते थे, ठीक है? स्लोप्स। तो जैसे हमने रिवर साइकिल ऑफ इरोजन जब पढ़ा था, ठीक है? रिवर साइकिल ऑफ इरोजन में हमने क्या पढ़ा था कि भाई इफ दिस इज द टोपोग्राफी, इसके ऊपर कोई रिवर ओरिजिनेट करती है तो वो अलोंग द स्लोप, अलोंग द स्लोप पे क्या करती है? ट्रेवल करती है, करेक्ट? तो वो जो अलोंग द स्लोप जब ट्रेवल करती है तो वो एक्चुअली क्या फॉलो करती है? स्लोप फॉलो करती है। तो इस स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो ग्रेडियंट इज नथिंग बट, जैसे कि इन जनरल वर्ड ग्रेडियंट होता क्या है? ग्रेडियंट इज नथिंग बट कुछ हायर क्वांटिटी और कुछ लोअर क्वांटिटी है, इसके बीच में जो कोई डिफरेंस है उसे हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी मतलब हाइट। यहाँ पे हाइट ज्यादा है, यहाँ पे हाइट कम है, तो हाइट का डिफरेंस है, करेक्ट? अभी डिफरेंस किसी भी दो चीजों का हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने स्कूल डेज में भी देखा था कि अगर मान लो कि ये कोई बीकर है और बीकर को हमने हाफ इसमें कट कर दिया, तो लेट से कोई पेज है हमारा इसका, या फिर कोई ऐसा कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड से उसको हमने डिवाइड कर दिया और इसमें एक तरीके का पानी भरा, यहाँ पे भी दूसरे तरीके का पानी भरा, बट फर्क क्या है? इस पहले वाले सेक्शन में जो पानी भर रहे हैं उसमें ज्यादा सॉल्ट है, मतलब सोल्यूशन जो है ज्यादा सॉल्ट वाला है, और यहाँ का जो सोल्यूशन है वो शायद प्योर पानी का है, करेक्ट? तो हमने वो ऑस्मोसिस वगैरह देखा था ना, याद है आपको? कुछ ऑस्मोसिस वगैरह, तो उसमें हमने देखा था कि भाई ट्रैवल करता है फिर इक्वेट कर लेता है, करेक्ट? या फिर इन जनरल अगर उसको भी छोड़ो, ऐसे भी मैं अगर बोलता हूं कि अगर मान के चलो कि कोई ग्लास है, ग्लास के दो कंपार्टमेंट है, ये वाला और ये वाला, मतलब ग्लास पूरा एक
खासकर, और यहाँ पे बीच में से नीचे से कुछ तो एक ओपनिंग है, ठीक है, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इतना पानी था, करेक्ट, और ओपनिंग ये फिलहाल तो आपकी बंद थी, मतलब इधर का पानी इधर नहीं, इधर का पानी इधर नहीं जा सकता है। आपने सेकंड वाले को, ए और बी है, तो बी वाले को अगर भर दिया ज्यादा, करेक्ट, तो आपको पता है कि ए चेंबर में ज्यादा वाटर है और बी चेंबर में कम है, बट जैसे ही ये वॉल आप ओपन करोगे तो ये पानी एक लेवल पे आ जाएंगे, करेक्ट, इधर का पानी इधर मूव हो जाएगा। तो ये इसके पहले की जो कंडीशन थी, जब पानी एक दूसरे के मतलब दूसरे जगह नहीं गया, दूसरे चेंबर में जब तक नहीं गया, मतलब पहले वाला कंडीशन जब ए में इतना पानी था और दूसरे में इतना, तो यहाँ पे भी ग्रेडियंट बना है। ग्रेडियंट कैसे बना है, यहाँ पे ज्यादा वाटर है, यहाँ पे कम वाटर है, तो ज्यादा वाटर और कम वाटर है, तो आपका ज्यादा वाटर के एरिया से कम वाटर के एरिया में वाटर गया, तो हमेशा नेचर में ऐसे ही होगा, करेक्ट, जहां पे ज्यादा है वहां से कम वाले एरिया में माइग्रेशन होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है, क्लियर। जैसे कि वाटर का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे वाटर जो हाई स्लोप के ऊपर है वो कहां पे जा रहा है, लो स्लोप के ऊपर जा रहा है। तो इन जनरल मैं इसे कहना चाह रहा हूं कि ये सब कुछ जो चीजें होती है साइंस में, इन जनरल इन्हें क्या कहा जाता है, ग्रेडियंट कहा जाता है। साइंस, ज्योग्राफी या फिर जो भी साइंस है अपने, करेक्ट, सोशल साइंसेस या फिर अदर, करेक्ट, तो इन्हें ग्रेडियंट कहा जाता है। तो उसी तरीके से हमने जब पढ़ा था, याद है कि जब अनइवन हीटिंग होती थी लैंड की, तो अगर ए प्लेस ज्यादा हीटअप हो रहा है तो यहाँ पे जमीन के ऊपर की जो विंड है वो क्या विंड नहीं, एयर जो है वो क्या हो जाती थी, लाइटर बन जाती थी और वो राइज करती थी, करेक्ट। निकल जाने के बाद यहाँ पे क्या बन रहा है फिर, वॉइड। वॉइड इज नथिंग बट लो प्रेशर, करेक्ट, और एट द सेम टाइम समवेयर एट अनदर प्लेस, ठीक है, अदर प्लेस, वहां पे क्या हो रहा है, द विंड विच इज एक्चुअली कोल्डर, ये क्या होती है, सबसाइड होती है, ठीक है, और सबसाइड होने के कारण यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है एट ग्राउंड लेवल, तो यहीं पे क्या बनता है फिर आपका हाई प्रेशर बनता है। So if we compare A with B, A place with B, you will observe there is a difference of pressure here. ठीक है, difference of pressure here. Here at a B there is a high pressure. Here at a A there is a low pressure. अरे comparative way में। तो मैंने अभी क्या बताया था कि जहां पे ज्यादा होता है वहां से कम एरिया में हमेशा ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे विंड मतलब यहाँ पे किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हाँ प्रेशर हम लोग कह रहे हैं, बट प्रेशर किसकी वजह से, हाँ विंड या फिर एयर की वजह से, ठीक है, एयर प्रेशर है ऊपर से, करेक्ट, यहाँ पे एयर प्रेशर निकल गया है, तो एयर यहाँ पे हमारा क्या है, ज्यादा और कम में, करेक्ट, जिसे हम लोग हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्या नोटेशन दे रहे हैं। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब फिर विंड सॉरी एयर जब फ्लो करेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, विंड कहेंगे। बट जैसे मैंने कहा कि व्हाट इज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इज नथिंग बट द हम लोग कहेंगे कि ऐसी स्थिति जहां पे जो क्वांटिटी है वो डिफरेंस में है, कम ज्यादा, क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि वहां पे मैंने बताया हाइट का डिफरेंस है तो उसको स्लोप कहते हैं हम लोग, करेक्ट। अभी आपका इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, पता है ना आपको कि वो सेल होता है, सेल का पॉजिटिव और निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या बोल रहे हैं, उसको कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसको ग्रेडियंट भी कह सकते हैं हम लोग, कहीं पे ज्यादा पोटेंशियल है कहीं पे कम पोटेंशियल है, करेक्ट। उसी तरीके से यहाँ पे विंड के फॉर्म में हमारा हाई प्रेशर और लो प्रेशर है, तो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, बट अगर इसी तरीके से कहीं पे हाई क्वांटिटी है लो क्वांटिटी है, इन जनरल उनका जो कुछ एक हम लोग कहेंगे कि उसको जब एक्सप्लेन किया जाता है वो ग्रेडियंट के फॉर्म में किया जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, प्रेशर का ग्रेडियंट दिख रहा है, सही है ना, प्रेशर का ग्रेडियंट दिख रहा है, क्योंकि प्रेशर का जो प्रेशर जो है वो अलग अलग तरीके से, तो प्रेशर ग्रेडियंट इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, बस इतना याद रखो। तो या और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब इस बीकर का जो मैंने एग्जांपल दिया था जो 2 कंपार्टमेंट वाला था, तो यहाँ पे ज्यादा वाटर था, यहाँ पे कम वाटर था, जैसे ही वॉल ओपन किया तो ये वाटर एक लेवल पे आ गया, मुझे बताओ उसके बाद यहाँ पे वाटर बढ़ के यहां तक गया था क्या, इधर का नहीं गया। जब लेवल अचीव होगी तब ट्रांसफर भी रुक गया, मतलब जब लेवल इक्वल हो जाती है, दोनों तरफ इक्वल लेवल का मतलब क्वांटिटी आ जाता है, तब आपका ट्रांसफर भी रुक जाता है। इट मींस व्हाट कि अगर मान के चलो ए प्लेस पे और बी प्लेस पे इक्वल लेवल का प्रेशर है तो उसके बीच में कोई विंड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, ये दिमाग में डाल दीजिए, करेक्ट, कि हमेशा जब विंड का फॉर्मेशन होगा तब आपका प्रेशर डिफरेंस रिक्वायर्ड है, प्रेशर ग्रेडियंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, विदाउट प्रेशर ग्रेडियंट कोई भी विंड का जनरेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर इक्वल अमाउंट अगर प्रेशर है दोनों प्लेस के बीच में तो उसके बीच में कोई विंड नहीं ब्लो करेगी, क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है आपको। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विंड इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर व्हिच इज एडवेक्शन ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, बस इतना याद रखिए, क्लियर, ठीक है। चलो देखो, इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अभी बताया मैंने कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड हमारी क्या करती है, फ्लो करती है। इट ट्रांसफर्स द हीट एंड मॉइस्चर, बट लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था विंड इज नथिंग बट
मैकेनिज्म ऑफ एनवायरमेंट टू ट्रांसफर द हीट एनर्जी। क्योंकि ये प्रेशर बने ही क्यों थे, ये प्रेशर बनने के लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल था इनकमिंग सोलर रेडिएशन या फिर एनर्जी, करेक्ट, या फिर इनकमिंग सोलर रेडिएशन के बाद जो ग्राउंड से हमारी एनर्जी इमिट होती है जिसे हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, तो उनकी वजह से यहाँ की एयर क्या होती है, हीट अप हो जाती है। और ये क्या है, इट इज नथिंग बट हीट फ्रॉम सन, करेक्ट। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो हुआ है हीट फ्रॉम सन, डिफरेंशियल हीटिंग, करेक्ट। और हीटिंग डिफरेंशियल है, इसी कारण आपका प्रेशर डिफरेंस है, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट है, उसके कारण ही विंड, करेक्ट। तो बेसिकली फिर अभी होता क्या है कि ये कोल्डर एरिया है, क्योंकि यहाँ की विंड क्या थी, कोल्ड थी, और यहाँ की विंड वार्म थी, वार्म या फिर हॉट एयर थी। तो बेसिकली अभी जब विंड जा रही है ना, तो ये कोल्ड विंड हॉट एरिया में जा रही है। हाँ, तो बी आपका क्या है, कोल्ड एयर वाला प्लेस है, मतलब जहां पे ठंडी हवा है और यहाँ पे वार्म हवा है। तो यहाँ पे कोल्ड एयर से कोल्ड एयर कहां तक जा रही है, वार्म एयर में। तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मतलब हीट ट्रांसफर हो रही है, करेक्ट। उसके साथ साथ कभी कभी फिर मॉइस्चर भी ट्रांसफर होता है। अगर यहाँ पे ज्यादा मॉइस्चर होगा या फिर इन पाथ अगर इस पे कहीं पे आपको उसको मॉइस्चर मिल गया तो मॉइस्चर भी ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे भी क्या होता है, जब वार्मिंग होती है तो ये प्लेसेस के अराउंड अगर मान लो कहीं पे आपके वाटर बॉडीज है तो यहाँ पे हीटिंग तो हो ही रही है, तो वाटर बॉडीज में क्या होगा, मॉइस्चर जनरेशन होगा। मॉइस्चर कहाँ पे कैरी करा जा रहा है, वर्टिकल, फिर वो डाइवर्ट होगा, वो सब कुछ चीजें। तो ट्रांसफर ऑफ हीट एंड मॉइस्चर, ठीक है। तो विंड का मैकेनिज्म वो है कि हीट एंड मॉइस्चर वो ट्रांसफर करता, ठीक है। क्लियर, यहां तक ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अभी देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी इसके नीचे का जो आप देख पा रहे हो ना कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग और अफेक्टिंग द विंड्स, ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग और अफेक्टिंग द विंड्स। देखो यहाँ पे वर्ड तो अफेक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग है। अफेक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है उसमें चेंजेस लाना, करेक्ट। उसको हम लोग अफेक्ट करते हैं या फिर उसे हम लोग इन्फ्लुएंस करना कहते हैं कि जो कुछ है अभी उसको अगर मैंने चेंज कर दिया तो मैंने क्या कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं बदमाश हूं, लेट्स से, ठीक है, और मेरे कांटेक्ट में कोई अच्छा बच्चा आ जाता है, मैं मेरे हैबिट्स अगर उसमें डाल दूंगा तो वो भी इन्फ्लुएंस हो जाएगा, वो बदमाश बन जाएगा, करेक्ट। तो अच्छे नेचर वाला बच्चा, क्वालिटी वाला बच्चा, मैंने बदमाश कर दिया उसको, करेक्ट, शायद तो मतलब बेसिकली मैं कह रहा हूं इन्फ्लुएंस करना मतलब चेंज कर देना, करेक्ट। बट अभी देखो कि इसमें सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं होता, सबसे पहले इन्फ्लुएंस होने के पहले उसका स्ट्रक्चर तो बनना जरूरी है ना। तो स्ट्रक्चर बनना मतलब क्या कि विंड बन रही है और उसके बाद उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो यहां पे लिखा है फैक्टर अफेक्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग, इसमें एक और वर्ड चाहिए था, फैक्टर्स जनरेटिंग, अफेक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द विंड, ठीक है। तो जनरेशन एक फैक्टर है इसमें, क्योंकि पहले बनेगा फिर उस विंड को अफेक्ट किया जाएगा, फिर इन्फ्लुएंस किया जाएगा बाय अदर फैक्टर्स, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर्स देखेंगे, बट कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो जनरेटिंग फैक्टर्स है। तो बेसिकली क्या है कि विंड्स के दो तरीके के फैक्टर्स आपको समझने हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो जनरेटिंग फैक्टर्स है, जनरेट मतलब होता है टू फॉर्म, ठीक है, जनरेटिंग फैक्टर्स, ये याद रखो। और दूसरे कौन से होते हैं, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। तो मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स है नेचर में जो विंड को जनरेट करेंगे और कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करेंगे। तो बेसिकली कौन कौन से है, तो एक है आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, मैं पहले दिखा देता हूं फिर समझाता हूं, ठीक है। सेकंड जो है आपका वो है कोरियोलिस फोर्स, थर्ड जो है वो आपका है फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्थ है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, और फिफ्थ है आपका जियोस्ट्रोपिक विंड। तो आउट ऑफ दिस 5 सम आर जनरेटिंग एंड सम आर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, ठीक है। तो आउट ऑफ दिस 5 फैक्टर्स सम आर जनरेटिंग, सम आर इन्फ्लुएंसिंग, और जो जनरेटिंग है उसमें एक ही है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। क्योंकि हमने अभी देखा कि विंड बन कैसे रही है, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, दैट्स इट। तो दैट्स इट कि वही है कि जनरेटिंग फैक्टर है, अदरवाइज बाकी सब कुछ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, ठीक है। वो समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट कभी कभी आता है, कभी कभी हमें लगता है कि वहां पे लिखा रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर जनरेटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर जनरेटिंग एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। तो उसमें जनरेटिंग फैक्टर सिर्फ हमारा एक ही है, ठीक है, वो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो बेसिकली प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कुछ नहीं है। क्या है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ग्रेडियंट इज व्हाट, रेंज ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद डिस्टेंस। अगर प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में हम लोग बता रहे हैं तो प्रेशर ग्रेडियंट इज व्हाट, रेंज ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद डिस्टेंस। जैसे ये दो प्लेसेस थे यहाँ पे, एक ए प्लेस था और एक बी प्लेस था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि ए प्लेस का ज्यादा हीटिंग होने के कारण वहां की एयर निकल गई, करेक्ट, और वहां पे वॉइड क्रिएट हुआ।
एट कॉन्ट्ररी बी प्लेस पे क्या हुआ, जो कोल्ड एयर है वो सबसाइड हुई और यहाँ पे कलेक्ट हुई, तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ विंड है और यहाँ पे निकल गई है, करेक्ट, वॉइड क्रिएट हुआ। तो जिसके पास ज्यादा है वो कम एरिया, मतलब जहां पे नहीं है उनके तरफ वो मूव करता है। तो यहाँ पे विंड ज्यादा है, एयर ज्यादा है, तो वो कहां मूव करेगी, जहां पे नहीं है, करेक्ट, ए पे। तो बेसिकली इसके बीच में जब आप मूव करोगे ना, तो यू विल ऑब्जर्व देयर इज अ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है, चेंज ऑफ प्रेशर बिटवीन द ए एंड बी विच इज कॉल्ड ग्रेडियंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद डिस्टेंस इज नथिंग बट द ग्रेडियंट। तो ए और बी के बीच में जब आप ट्रेवल करोगे, उस डिस्टेंस को कवर करोगे, तो आपको चेंज ऑफ प्रेशर ऑब्जर्व होते हुए दिखेगा, करेक्ट। जैसे जैसे आपको यहाँ पे हाई प्रेशर है, जैसे आप ए पे जाओगे तो इसके कंपेयर में वहां पे प्रेशर कम देखने को मिलेगा, करेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। द फोर्स ऑपरेट्स फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अच्छा, वन मोर, कि यहाँ पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब एयर जा रही है, करेक्ट, तो उसके ऊपर एक प्रकार से एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, फोर्स ही है जो इस, हाँ, मतलब एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट को वो दूसरी जगह लेके जा रहा है। एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग है, जैसे कि एक को कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कुछ सॉलिड पार्टिकल्स है, कुछ लिक्विड पार्टिकल्स है, कुछ गैसेस है, ठीक है। तो इन सभी को, इससे हमारी एयर बनती है ना, इस सभी को मूव करने वाला जो फोर्स है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। तो ये विंड को फॉर्म करने वाला जो प्रेशर है, फोर्स है, इसे कहा जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, पीजीएफ, ठीक है, इसको शॉर्ट में पीजीएफ कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली अभी एक ही ध्यान में रखना है कि विंड का फॉर्मेशन अगर किस चीज से हो रहा है, कौन से फोर्स से हो रहा है, तो इट इज ओनली प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, क्योंकि इसके सामने कोरियोलिस फोर्स भी आने वाला है, फ्रिक्शनल फोर्स भी आने वाला है, उनसे नहीं बनता सिर्फ है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। नाउ प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग वेयर आइसोबार्स आर क्लोज टू ईच अदर एंड वीक वेयर आइसोबार्स आर अपार्ट। अभी ये स्टेटमेंट ना रट्टा मार लो, बट इसका मैं समझा के देता हूं कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है। प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग वेयर आइसोबार्स आर क्लोज टू ईच अदर। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग होता है जहां पे आइसोबार्स क्लोज होते हैं। अभी ये क्या है, इसका मतलब आप समझ नहीं पा रहे होगे, बट बताता हूं। बट जैसे ही प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपका वीक है, जहां पे आपके आइसोबार्स क्या है, दूर दूर है। अभी इसका मीनिंग समझिए क्या है। देखिए कि बेसिकली व्हाट इज आइसोबार, ने आइसो वर्ड के लिए बहुत कुछ चीजें समझी थी, याद है ना। आइसोबार्स, आइसोबार्स एग्जैक्टली क्या होते हैं समझिए। आइसो का मतलब होता है आपका सेम, इक्वल, ठीक है, सेम और इक्वल। और यहाँ पे होता है बार्स, मतलब होता है प्रेशर, ठीक है। तो मतलब ऐसा आइसोबार का मतलब ये है, प्लेसेस, सॉरी, अ लाइन, आइसोबार का डेफिनेशन अगर देखना है तो अ लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ सेम प्रेशर, प्लेसेस ऑफ सेम प्रेशर, मतलब फॉर एग्जांपल अर्थ है लेट से, और ये हमारी इक्वेटर है। अगर मान के चलो अर्थ के ऊपर यहाँ पे कोई प्लेस है, अभी यहाँ पे लैटिट्यूड कोई मैटर नहीं करेगी, बट अगर मान के चलो कि कोई यहाँ पे एग्जांपल में दिखाई देता हो, कोई एक लैटिट्यूड है, ऐसे मान के चलो तो 30 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है, और उसके नीचे आपका है मान के चलो 15 डिग्री लैटिट्यूड, और उसके ऊपर कोई तो और एक लैटिट्यूड है जिसे हम लोग कहेंगे 45 डिग्री लैटिट्यूड लेट से, ठीक है। अभी मान एक प्लेस है 50 डिग्री लैटिट्यूड पे, ठीक है, एक दूसरा प्लेस है 30 डिग्री लैटिट्यूड पे, और एक प्लेस है यहाँ पे 45 डिग्री पे, करेक्ट, और एक प्लेस है मान के चलो यहीं पे 30 डिग्री पे ही है बट दूसरे जगह पे और 45। तो बेसिकली क्या है ना, इन पांचों प्लेस के ऊपर ना इक्वल क्या है, आपका प्रेशर है। तो इनको जो लाइन इस तरीके से ज्वाइन कर रही है, क्योंकि सभी प्लेसेस अलग अलग लैटिट्यूड्स पे, बट बिकॉज वी आर ज्वाइनिंग दिस प्लेसेस बिकॉज दे आर हैविंग द सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, तो प्रेशर इक्वल होने के कारण उसको ज्वाइन कर रहे हैं। एंड द लाइन विच ज्वाइंस द प्लेसेस ऑफ इक्वल या फिर सेम प्रेशर इज कॉल्ड एज आइसोबार। तो इट मींस व्हाट, कि आइसोबार्स आपका अलोंग लैटिट्यूड होना जरूरी नहीं है, वो कैसे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी शेप में, किसी भी कर्व के साथ हो सकता है, ठीक है। मतलब अर्थ के ऊपर आपको दिखेगा कि भाई एक ऐसा प्रेशर है, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट है, सॉरी आइसोबार है,
दूसरा आपका आइसोबार इस तरीके से दिखेगा आपको। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे इस लाइन के ऊपर जो भी प्लेसेस रहेंगे, फिर कहीं पे भी आप ड्रॉ कर लो, यहाँ पे ड्रॉ करो, 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 इस लाइन के ऊपर कोई भी प्लेस आप ड्रॉ करो, वहां का प्रेशर सेम होगा। और वो एक्चुअली आपके बुक्स में जो दिखाया जाता है वो वही दिखाया जाता है। लेट से कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि 950 मिली बार का क्या है प्रेशर है, ठीक है, उसके नीचे वाले लाइन के ऊपर शायद 930 मिली बार का प्रेशर है। तो अभी इसका मतलब ये हो गया कि जो ऊपर वाली लाइन है, जो लाइन ऊपर वाली है, उस लाइन के ऊपर जो भी आपके प्लेसेस है वहां पे कितना मिली बार का प्रेशर है 950, जो इक्वल है सभी प्लेसेस। और उसके नीचे वाली लाइन जो ऊपर वाली लाइन से अलग है, इसीलिए तो वो अलग लाइन है। अगर इसी यहाँ के प्लेसेस की भी सेम प्रेशर होते तो शायद इसी लाइन के ऊपर होता हो, करेक्ट। तो ये जो सेकंड लाइन दिख रही है आपको, उनके ऊपर के जो भी प्लेसेस है वहां पे कितना मिली बार का प्रेशर है 930 मिली बार का प्रेशर। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको कि जो लाइन है वो एक्चुअली क्या कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर, ठीक है, क्लियर। तो अभी हमारा स्टेटमेंट ये था कि भाई प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग वेयर द आइसोबार्स आर क्लोज टू ईच अदर। आइसोबार तो कितने भी हो सकते हैं, जैसे यहां पे मैंने दो आइसोबार यहां पे निकाले, दो लाइन निकाली, दो आइसोबार हो गए। ऐसे आइसोबार शायद बहुत सारे हो सकते हैं, करेक्ट। तो ऐसे आइसोबार्स जो नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में है वो कभी कभी एक दूसरे से बहुत पास होते हैं, कभी कभी एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, करेक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझिए, क्यों एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, कभी कभी एक दूसरे से दूर जाते हैं। अभी मान के चलो कि अर्थ है, करेक्ट, फिर से एक बार, हमारा इक्वेटर है और ये लैटिट्यूड निकाल देता हूं मैं, 8 डिग्री लैटिट्यूड है, ये मान लो उसके ऊपर 10 डिग्री लैटिट्यूड है, इसी के ऊपर 12 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अभी देखो कि 8 डिग्री 10 डिग्री और 12 डिग्री 3 लैटिट्यूड है। अभी शायद हमें पता है कि इन जनरल की 8 डिग्री 12 डिग्री एंड 10 डिग्री एंड 12 डिग्री लैटिट्यूड रिसीव्स द डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या होता है कि जो इंसोलेशन है वो चेंज होता है या फिर टेम्परेचर चेंज होता है, एनर्जी चेंज होती है। तो 8 डिग्री वाला ज्यादा एनर्जी रिसीव करता है एज कम्पेयर टू 10 वाला ज्यादा रिसीव करता है एज कम्पेयर टू 12। जैसे जैसे आप टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल जाओगे एनर्जी तो कम होती जाती है, करेक्ट। बट जैसे हमने कहा कि लोकल फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, तो लोकल फैक्टर की वजह से एक ही लाइन के ऊपर, मतलब एक ही लैटिट्यूड के ऊपर जो भी प्लेसेस है उन सबका टेम्परेचर या फिर प्रेशर, उसकी वजह से जनरेट होने वाला टेम्परेचर की वजह से ही प्रेशर जनरेट होता है, करेक्ट। वो सेम ही होगा ऐसा नहीं है, करेक्ट। शायद यहाँ पे कोई प्लेस है 8 डिग्री पे जिसका प्रेशर 940 है, करेक्ट, एग्जांपल के लिए, ठीक है, 940 मिली बार है, जो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, ए प्लेस इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है, इसका 940 मिली बार है। उसी के ऊपर कोई तो एक 10 डिग्री वाला लाइन है, उसका भी प्रेशर 940 है। इस यहाँ पे मैं 10 डिग्री पे और एक प्लेस मार्क कर रहा हूं, हो रहा है, हाँ, यहाँ पे बी है तो इसका भी कितना है 940 है, करेक्ट। और एक है कोई तो एक 12 डिग्री पे कोई था 12 डिग्री, इसका भी 940 है, ठीक है। मतलब तीनों प्लेसेस अलग अलग डिग्री पे है बट 940 है। तो मैं अगर इसे ज्वाइन करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, आइसोबार मिलेगा, ठीक है, क्लियर। ये हो गया एक रिप्रेजेंटेशन। अभी दूसरा देखो, सेम तरीके से अगर इस तरीके से दिख रहा है आपको, अच्छा वन मोर थिंग, और एक निकाल देता हूं, यहां पे देखो, यहां पे और एक है कुछ तो लाइन, दो अलग प्लेसेस है, मतलब डिग्री 12 डिग्री है बट प्रेशर अलग है। और यहाँ पे और एक कोई तो प्लेस है 10 डिग्री पे, उसका प्रेशर अलग है। दो दे आर एट ए सेम लैटिट्यूड बट डिफरेंट प्रेशर। तो इनका भी एक कुछ तो लाइन अगर ज्वाइन करेंगे तो इसका शायद प्रेशर मान के चलो अभी फिलहाल समझने के लिए 945, ठीक है, मिली बार। तो ये दो लाइन इस तरीके से एक दूसरे के पास दिखते। तो बेसिकली अभी समझिए कि अगर मान के चलो कि प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है फटाफट, तो आप कैसे निकालोगे। अगर मान के चलो ये एक पहली आइसोबार है, आइसोबार लाइन है, तो इसका आपने मान लो 940 रखा और इससे सिर्फ 2 किलोमीटर ऊपर वाले जो भी प्लेसेस है उनको लाइन ज्वाइन कर रही है और उनका प्रेशर कितना है 942 है, 2 ले लो, 2 का, उसके ऊपर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसी लाइन के ऊपर, वहां का 944 है। तो आपको क्या दिख रहा है कि फॉर ईच 2 किलोमीटर डिस्टेंस, मतलब इन नॉर्थ हेमिस्फीयर जैसे ऊपर जा रहे हो
ठीक है, यहाँ का भी 2 किलोमीटर, यहाँ का भी 2 किलोमीटर, आपका प्रेशर भी 2-2 मिलीबार से इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। बट साउथ हेमिस्फीयर में ऐसे ऑब्जर्व हो रहा है कि यहाँ पे एक कोई तो 940 डिग्री का प्रेशर है, 940 मिलीबार का प्रेशर है, करेक्ट। और उसके बाद, और इसका डिग्री मान लो कि अराउंड 10 डिग्री है, इसका डिग्री अराउंड 10 डिग्री है, और उसके बाद 10 डिग्री लैटिट्यूड, ये कंफ्यूज मत होना, ये प्रेशर लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं डिग्री लिख रहा हूं, ठीक है, ये 10 डिग्री पे है, और उसके बाद कुछ तो एग्जैक्टली 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे ये प्रेशर चेंज हो रहा है 941 मिलीबार, ठीक है। मतलब कितना डिफरेंस हुआ, 20 डिग्री का फर्क हुआ। यहाँ पे 946, 942, 948, अगर डिग्री के इससे समझे हम लोग तो 2-2 किलोमीटर का डिस्टेंस ऐसे समझ लो डिग्री के हिसाब से, कि यहाँ पे 8 डिग्री पे कितना है 946, 10 डिग्री पे कितना है 942, और 12 डिग्री पे कितना है 944। तो यहाँ पे 2-2 डिग्री में ही क्या हो रहा है, आपका प्रेशर 2-2 मिलीबार से चेंज हो रहा है। तो हमने क्या किया कि चेंज हो रहा है इसलिए हमें ड्रॉ करना जरूरी है, करेक्ट। तो इसीलिए हमने क्या किया, 8 डिग्री पे 946 का, सॉरी 940 का ड्रॉ किया, 10 डिग्री पे आपका 942 था, और 12 डिग्री पे आपका 944 था। तो ये जो कुछ आपको लाइंस दिख रही है एकदम पास पास दिख रही है। क्यों पास दिख रही है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू 2-2 डिग्री का जो चेंज आ रहा है, ठीक है, मतलब लैटिट्यूड वाइज, लैटिट्यूड इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड, देयर इज सम डिस्टेंस, बट बिटवीन टू लैटिट्यूड 2-2 डिग्री पे ही आपका 2-2 मिलीबार का प्रेशर चेंज हो रहा है, जो इस पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट यहाँ पे 10 डिग्री पे आपको दिख रहा है 940, और उसके बाद इसके बीच में इतने सारे, मतलब 10 to 30 डिग्री, 20 एटलीस्ट लैटिट्यूड है, उसके बाद आपका क्या हो रहा है 1 डिग्री मिलीबार का प्रेशर चेंज हो रहा है। तो आपको रिप्रेजेंटेशन कहां पे करना पड़ा, चेंज इसके बीच में हुआ ही नहीं ना ज्यादा, चेंज कहां पे हुआ, डायरेक्ट 20 डिग्री के बाद। तो इसका मतलब क्या है, एक समझिए कि जितना प्रेशर जल्दी जल्दी चेंज होगा उतना वो लाइंस जिसे हम लोग आइसोबार्स कहते हैं, ये क्या है, पास पास है। समझ में आ रहा है आपको, जितना प्रेशर फास्ट चेंज होगा, 940 का 942, 942 का 944, कम डिस्टेंस में ही 2-2 मिलीबार चेंज हो गया। बट यहाँ पे क्या हुआ, 20 डिग्री लैटिट्यूड, 10 से और 20 के बीच में, 10 और डिग्री और 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में एटलीस्ट 20 लैटिट्यूड्स है, ठीक है। तो 20 लैटिट्यूड के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीबार का प्रेशर हुआ। तो हमने ड्रॉ भी वैसे किया, फिर करने की जरूरत ही नहीं थी ना, एक यहाँ पे किया 940 पे, दूसरा 1 मिलीबार का जब प्रेशर चेंज हुआ डायरेक्ट 30 डिग्री पे, तब हमने किया। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये कितना दूर डिस्टेंस है और ये पास पास है। पास पास कब रख रहे हैं हम लोग, जब प्रेशर रैपिडली चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड या फिर डिस्टेंसेस। और जब हम लोग दूर दूर रख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है इजीली विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड और डिस्टेंसेस, करेक्ट। ये समझ में आ गया आपको। हाँ, जब चेंज होगा वो चेंज हम लोग दिखाएंगे, अदरवाइज चेंज क्यों दिखाएंगे, क्योंकि वो तो वही प्रेशर है ना, करेक्ट। तो ये प्रेशर जो लाइन ज्वाइन हुआ है वहां पे सब प्लेसेस पे 940 है, और फिर उसके बाद डायरेक्ट 30 डिग्री पे 941 है। इसके बीच में जो भी लैटिट्यूड्स है उसके बीच में सिर्फ पॉइंट में चेंज हुआ क्योंकि 940.1 वगैरह वगैरह, बट इतना सब्सटेंशियल चेंज नहीं है। बट यहाँ पे क्या हुआ, 2 डिग्री लैटिट्यूड्स में ही, मतलब 8 से 10 डिग्री पे चले जाओ, आपका प्रेशर ही 2 डिग्री से फट से चेंज हो रहा है, मिलीबार से चेंज हो रहा है। 940 का 942 हो रहा है, 942 का 944 हो रहा है, अगर आप 2 डिग्री ऊपर चले जा रहे हो तो, करेक्ट। तो ये चेंजेस इतने रैपिड हो रहे हैं, क्यों, उसी की वजह से हमारे जो ग्रेडियंट है, मतलब आइसोबार्स है, वो एकदम पास पास है, और यहाँ पे आइसोबार्स बड़े दूर दूर है, मतलब हम लोग खुले खुले, करेक्ट। तो अभी स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट इज अ स्ट्रॉन्ग वेयर आइसोबार्स आर क्लोज। क्लोज मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर वाला केस, करेक्ट। नॉर्थ हेमिस्फीयर वाला केस मतलब ये, ठीक है, ये तो दूर दूर वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग वेयर द आइसोबार्स आर क्लोज टू ईच अदर एंड वीक वेयर द आइसोबार्स आर अपार्ट। तो मतलब साउथ हेमिस्फीयर वाला, मतलब कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है वो, कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जहां पे हमारे आइसोबार एकदम पास पास में है, वहां पे पीजीएफ या फिर प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे दूर दूर लाइंस है आइसोबार्स, यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट आपका होगा वीक, ठीक है। अभी प्रेशर ग्रेडियंट वीक होना और स्ट्रॉन्ग होना, इसका मतलब क्या होता है, विंड जनरेशन कम ज्यादा हो गया, या फिर विंड उतनी फास्ट या स्लो जाएगी, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास यहाँ पे, तब मान के चलो कि यहाँ पे 10 क्वांटिटी है, करेक्ट, लेट्स से यहाँ पे 10 क्वांटिटी और यहाँ पे 2 ही क्वांटिटी है, तो यहाँ से फटाफट लोग यहाँ पे आ जाएंगे, करेक्ट, क्योंकि 10 लोग है, तो मतलब ज्यादा क्वांटिटी से कम क्वांटिटी, मतलब ज्यादा यहाँ पे स्कोप है आने का। बट अगर मान लो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है,
तो शायद ये धीरे धीरे मूव करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? करेक्ट। विंड का हाई प्रेशर और लो प्रेशर डिसाइड हो रहा है, मतलब हाई प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है और लो प्रेशर बहुत ज्यादा लो है। मतलब बेसिकली हाई प्रेशर अगर मान के चलो 1050 है और लो प्रेशर आपका 950 है, तो 100 मिली बार का डिफरेंस है इसके बीच में। तो जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस उतनी स्ट्रॉन्ग विंड, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा उतनी स्पीड से विंड फ्लो करेगी। ठीक है, उसकी कॉन्ट्री अगर मान लो कि हाई प्रेशर के ऊपर आपका जो डिफरेंस है वो है 996 का और यहाँ पे है 992 का, 4 मिली बार का डिफरेंस है। तो यहाँ पे विंड तो जनरेट होगी, विंड डेफिनेटली जनरेट होगी क्योंकि हाई प्रेशर और लो प्रेशर बना हुआ है, बट ये बड़ा ही धीरे धीरे जाएगा। तो इसका मतलब क्या, सिंपल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी हम लोग विंड एक्सपीरियंस करते हैं वो ज्यादा स्पीड वाली हमारे एरियाज में या फिर कहीं पे भी, इट मींस व्हाट, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट बड़ा स्ट्रॉन्ग बना है, इसीलिए विंड भी उतनी स्पीड से आ रही है जो हम लोग फील कर रहे हैं अभी फिलहाल। और जब एकदम स्मूथ एयर फ्लो करते रहती है ना, तब इसका मतलब क्या है कि शायद हमारे यहाँ पे हमारी तरफ अगर कोई विंड आ रही है तो इसका मतलब हम लो प्रेशर एरिया में, क्योंकि लो प्रेशर एरिया में तो खींची जाती है एयर कहीं हाई प्रेशर से, तो शायद हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में डिफरेंस इतना ज्यादा क्रिएट नहीं हुआ है, इसलिए एकदम ब्रीज काइंड ऑफ विंड है, स्लो वाली विंड। ठीक है, तो बेसिकली जब आपके आइसोबार्स एकदम क्लोजली पैक रहेंगे, हमेशा याद रखना ये स्टेटमेंट बनेगा, मतलब बनेगा, अगर स्टेटमेंट बनाना है ना उनको विंड के ऊपर तो ये स्टेटमेंट रहेगा, जहां पे भी आइसोबार एक दूसरे से एकदम पास पास में होते हैं वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमेशा स्ट्रांग होता है। क्योंकि आप चेंजेस देख लो ना, 940 से 942 2 मिली बार का डिफरेंस विद इन 2 डिग्री में ही है, और जितना आप ऊपर जाओगे तो 8 डिग्री और 12 डिग्री में तो 940 944 4 मिली बार का डिफरेंस है, और ऊपर जाओगे 2 डिग्री मतलब 14 डिग्री पे अगर मान के चलो 946 है, तो यहाँ पे इसके कंपेयर में यहाँ पे देखो अभी कितना हो गया 940 946 6 डिग्री का फर्क है। तो जितना ऊपर जा रहे हो आप विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री, तो आपका प्रेशर फटाफट चेंज हो रहा है और उसके कारण प्रेशर ग्रेडियंट उतना ही स्ट्रांग बनते जा रहा है। ठीक है, तो जहां पे प्रेशर ग्रेडियंट जहां पे आइसोबार क्लोजली पैक रहेंगे, तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, वो सिग्निफाई कर रहा है कि वहां पे प्रेशर रैपिडली चेंज हो रहा है और आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स भी स्ट्रांग है। और जहां पे प्रेशर ग्रेडियंट लाइन आइसोबार्स लाइन अगर दूर दूर है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है ना वो वीक है, और वहां पे जो एयर भी ब्लो करेगी, मतलब फ्रॉम 10 डिग्री टू 30 डिग्री, 10 डिग्री 940 है, नहीं सॉरी 30 टू 10 जाएगी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 941 है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मतलब 30 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक विंड ब्लो करेगी, बट प्रेशर ज्यादा फर्क नहीं है, तो एकदम ब्रीज काइंड ऑफ हल्की हवा आपको फील करने के लिए मिलेगी। क्लियर? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऐसा स्टेटमेंट है, समझना आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको ऑनलाइन कि ये स्टेटमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दे रहा हूं, इसके ऊपर स्टेटमेंट बनेंगे मेन एग्जाम में। ऐसे ही स्टेटमेंट को यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि स्टूडेंट इनको समझे। ठीक है, टेक्निकली। ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग वेयर आइसोबार्स आर क्लोज टू ईच अदर एंड वीक वेयर द आइसोबार्स आर अपार्ट। अपार्ट मतलब होता है दूर दूर होना। क्लियर है? यहाँ तक ऑनलाइन क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्या मतलब होता है इसका? आकृति, भूमि, गुनगुन, प्रेम, यशस्वी। ठीक है, इसके ऊपर स्टेटमेंट बनेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, अगर नहीं समझाए तो फिर से पूछिए। ठीक है, अभिनव, विंड डायरेक्शन follows the direction of change of pressure that is perpendicular to the isobar। ये भी स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? विंड डायरेक्शन follows the direction of change of pressure that is a perpendicular to isobar। अभी इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। देखो, अभी हमने क्या कहा था कि भाई, हमने कहा था कि विंड का फॉर्मेशन होने के लिए दो अलग अलग प्रेशर वाले प्लेसेस इंपॉर्टेंट है। करेक्ट? लेट से अगर मैं इस तरीके से ये एक आइसोबार ड्रॉ कर रहा हूं, जिसके ऊपर जो भी प्लेसेस है उनका एक कॉमन क्या है? प्रेशर है, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर, सेम प्रेशर इज नथिंग बट आइसोबार। मैं मान के चल रहा हूं इसका प्रेशर है 940 मिली बार। ठीक है, और देयर इज ए वन मोर लाइन विच आइसोबार विच इज एट ए डिफरेंट लैटिट्यूड, तो ये इसका जो प्रेशर है वो है 960 लेट से मिली बार। ठीक है, तो इन दोनों में हाई प्रेशर कौन सा हो गया? 960, क्योंकि 960 ज्यादा है तो 960 ऑब्वियस है हायर प्रेशर हो गया।
तो ये हो गया हमारे हाई प्रेशर और ये हमारे हो गए लो प्रेशर। ठीक है, तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर हो गया। और हमें पता है कि विंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये मुझे पता है कैसे जाएगा, यहां से लेके यहां तक जाएगा, क्योंकि ये जो प्लेस है, लेट्स से कि ये एक ए प्लेस है यहाँ पे और ये बी प्लेस है, करेक्ट। तो यहाँ पे एक तो कुछ तो प्रेशर बना होगा ए प्रेस, जिसका कितना प्रेशर है 960 मिलीबार है, और दूसरा जो प्लेस है वो कितना है, बी है, तो जिसका प्रेशर है 940। तो ये हाई प्रेशर है या लो प्रेशर है, तो ए टू बी एयर जो है ब्लो करेगी, करेक्ट। हमेशा आप कहीं पे भी ले लो, यहां पे भी है, यहां पे भी कोई है, यहां पे भी कोई प्लेस है, लेट्स से कि दिस इज ए प्लेस और दिस इज अगेन एक्स प्लेस, दिस इज वाई प्लेस। तो एक्स टू वाई क्या जा रही है, एयर जा रही है, करेक्ट। एक्स टू वाई एयर जा रही है, बट ये भी ऐसे ही जाएगी, करेक्ट, क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है। बट जब, और इनको ही क्या कहते हैं हम लोग, विंड कहते हैं, ठीक है। ग्राउंड पे जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है एयर की, तो उसके हम लोग विंड कहते हैं। तो इसका मतलब ए टू बी जाने वाली विंड या फिर एक्स टू वाई जाने वाली विंड, इनको अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ये विंड एक्चुअली प्रेशर ग्रेडियंट जो है हमारा, सॉरी आइसोबार्स जो है हमारे, ये दोनों आइसोबार्स, ठीक है, दो आइसोबार्स लाइन, ठीक है, आइसोबार्स, दोनों आइसोबार्स जो लाइन है, इनको क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे, सही है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे। अगर मान के चलो और एक कोई तो एक प्रेशर ग्रेडियंट है यहाँ पे, जिसका प्रेशर है 4, ज्यादा कम हो गया, 938 मिलीबार, तो ये इसके रिस्पेक्ट में तो लो प्रेशर है, सही है ना। ये लाइन पे जो भी प्लेसेस है या फिर इस लाइन के ऊपर जो भी प्रेशर है उसके रिस्पेक्ट में ये 938 वाला जो कुछ प्रेशर है वो तो कम हो गया, तो जिसे हम लोग लो प्रेशर कह सकते हैं। तो शायद मान के चलो यहाँ पे कोई एक प्लेस है सी और यहाँ पे कोई एक प्लेस है जेड, तो विंड कैसे ब्लो करेगी अभी, ए टू सी, एक्स टू जेड, अगेन दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। तो आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि आइसोबार को हमेशा विंड परपेंडिकुलर ब्लो करती है। आइसोबार्स को, आइसोबार अगर हॉरिजॉन्टल है तो आपको हमेशा विंड का फॉर्मेशन 90 डिग्री में दिखेगा, ठीक है। टेक्निकली ये हाई प्रेशर रहेगा और ये लो प्रेशर रहेगा, तो 90 डिग्री पे हमेशा क्या दिखेगा, उसका फॉर्मेशन दिखेगा, करेक्ट। क्या फिर हम लोग इसके, इसे क्या कहते हैं, अगर हम लोग इस लाइन से इस लाइन तक जा रहे हैं, इस लाइन से इस लाइन तक जा रहे हैं, मतलब इस आइसोबार से इस आइसोबार तक जा रहे हैं, इस आइसोबार से इस आइसोबार तक जा रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि तो प्रेशर इज चेंज हियर, प्रेशर इज चेंज हियर, ठीक है ना। प्रेशर चेंज कैसे हो रहा है, अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, इसी डायरेक्शन में प्रेशर चेंज हो रहा है, या फिर ऐसे लिखो, कैसे भी लो, ठीक है। तो आप ऊपर जा रहे हो तो इस डायरेक्शन में प्रेशर चेंज होते चल रहा है, 938 का 960 हुआ, 960 का 940 हुआ, प्रेशर इस डायरेक्शन में चेंज हुआ। तो द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन प्रेशर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन प्रेशर। तो यहां पे अभी स्टेटमेंट आप अगर समझते हो तो क्या लिखा हुआ है, देखो स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहां पे लिखा हुआ है कि विंड डायरेक्शन, विंड ऐसे थी, हाँ देखो अभी विंड ऐसे थी, इफ दिस इज हाई प्रेशर एंड दिस इज लो प्रेशर एंड बोथ आर आइसोबार्स, ठीक है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइंस आर आइसोबार्स एंड आइसोबार्स एंड दिस इज हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो विंड यहां से लेके यहां तक जा रही है। तो विंड डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन जो है फॉलोज द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हमारा चेंज ऑफ प्रेशर कैसे हो रहा है, 948 ले लो और 944 ले लो, करेक्ट। तो चेंज ऑफ प्रेशर ऐसा ही है, मतलब 948 टू 944 प्रेशर चेंज हो रहा है, करेक्ट। सो विंड डायरेक्शन फॉलोज द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, और चेंज ऑफ प्रेशर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन, करेक्ट, दैट इज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार, करेक्ट। समझ में आ रहा है आपको। हमेशा याद रखना कि विंड हमेशा जो ब्लो करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इट इज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स, ठीक है। दो अगर हॉरिजॉन्टल आइसोबार से एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, और हमेशा जो आइसोबार्स होते हैं वो मतलब एक दूसरे को तो काइंड ऑफ पैरेलल होते हैं, जैसे मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, काइंड ऑफ पैरेलली होते हैं, और उनके बीच में ही विंड ब्लो करेगी, ठीक है, जैसे यहां पे रिप्रेजेंटेशन हुआ है। आइसोबार काइंड ऑफ पैरेलल होते हैं, मतलब एग्जैक्ट पैरेलल नहीं होते, काइंड ऑफ पैरेलल होते हैं, और विंड हमेशा कैसे ब्लो करेगी, इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन, करेक्ट, परपेंडिकुलर टू द आइसोबार, ठीक है, क्लियर। हाँ चलिए, ठीक है, क्लियर, ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या। ये चारों स्टेटमेंट बड़े ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थे, जिनके ऊपर एक्चुअली
ऑनलाइन समझ में आया कि नहीं? प्रकृति, भूमि, गुनगुन, प्रेम, यशस्वी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। हाँ, चारों लाइन बड़े पावरफुल लाइंस है जिनके ऊपर डेफिनेट क्वेश्चन बन सकता है। ग्रेडियंट, सॉरी, ग्रेडियंट क्या होता है? देन फोर्स ऑपरेट्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, देन प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग वेयर द आइसोबार्स आर क्लोज, एंड वीक होता है वेयर आइसोबार्स आर अपार्ट। ठीक है, समझ में आया आपको? और तीसरा जो लाइन, चौथा जो लाइन है वो है विंड डायरेक्शन फॉलोज द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर दैट इज परपेंडिकुलर। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे ही आपको करा जाएगा पैरेलल। ठीक है, मेन एग्जाम में पैरेलल लिखा जाएगा और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी नाउ सेकंड फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द विंड। नाउ जनरेटिंग एक ही था, ठीक है, अभी बचा उनसे हमारे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर बचे हुए। 5 फैक्टर है टोटल, 5 में से एक तो चला गया जनरेटिंग वाला, 4 आपके हैं इन्फ्लुएंसिंग। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड इट इज वेरी कंफ्यूजिंग फैक्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट, आधे लोगों को एक कोरिलेस फोर्स समझता ही नहीं है। ठीक है, अभी ये कोरिलेस फोर्स मैं पहले समझा के देता हूँ एक्जैक्टली क्या होता है, उसके लिए कुछ एनालॉजी दूंगा, क्योंकि ये फोर्स याद नहीं रहता। मैं बाद में बताऊंगा कि मैंने जो बताया वो भूल जाओ, ठीक है, और क्या याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ याद रखना जरूरी नहीं होता, बट एक्जैक्टली वो कैसे वर्क करता है वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, पहले मुझे ना कुछ एनालॉजी में बता देता हूँ आपको एक्जैक्टली। देखो, आपने अगर मुंबई में गए होंगे, मुंबई में पता है कि आपको वो ट्रेन रहती है एक दूसरे को पैरेलली चलते रहती है, फास्ट ट्रेन, स्लो ट्रेन। ठीक है, आप देखते हो कि ये मैं ओवरटेक कर रहा हूँ इसको ओवरटेक करते जा रहा हूँ मैं। ठीक है, लेट्स से दिस इज स्लो ट्रेन एंड दिस इज फास्ट ट्रेन। तो इवेंचुअली फास्ट ट्रेन तो आगे निकल जाएगी, बट मान के चलो ये पीछे से आई है, मतलब ये आगे चल रही थी और ये फास्ट ट्रेन पीछे से आके इसको ओवरटेक कर रही है। तो हमने देखा है बहुत बार यहाँ पे दरवाजे में लोग खड़े रहते हैं, आप भी खड़े हो, ऐसे मान के चलो दो, आप इसको देख रहे हो, आप इसको देख रहे हो, ठीक है, एक दूसरे को देख रहे हो, करेक्ट। तो यहाँ पे खड़ा हुआ जो भी पर्सन है, जब आपको देखेगा तो आप वो क्या महसूस करेगा कि आप आगे बढ़ रहे हो। मतलब कि अगर मान के चलो आपके एकदम सामने वो आ चुका है अभी एक पॉइंट पे, बट आप फास्ट हो ना, तो फास्ट हो तो वो पीछे जाते हुए देखेगा, आप आगे जाते हुए देखेंगे, तो अल्टीमेटली ये आगे चला जाएगा और ये पीछे रह जाएगा। करेक्ट। दूसरा क्या होगा कि आपके रिस्पेक्ट में जब आप देख रहे हो उसको, तो क्या देख रहा कि वो पीछे जा रहा है और आप आगे जा रहे हो, तो वो इस डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा, करेक्ट, आपके रिस्पेक्ट में, और आप इधर जाते हुए देखेगा। बट वो जब ऑब्जर्व कर रहा हो तो उसको आप आगे जाते हुए दिख रहे हो और वो खुद पीछे जाते हुए दिख रहा है। करेक्ट, क्लियर ना? अभी देखो, अभी मैं कहता हूं कि आप दोनों फ्रेंड हो, हुआ क्या कि आप एक जल्दी जल्दी घर से निकले और स्लो ट्रेन में बैठ गए, क्योंकि जाना था, जो ट्रेन मिली उसमें बैठ गए। बट आपने क्या किया, दोनों रूममेट हो, आपने क्या हुआ, आपने क्या किया कि आपका मेन जो एक इंपॉर्टेंट चीज थी वो घर में भूल गए। करेक्ट, आप घर में भूल गए, तो आपका दोस्त क्या बोलता है कि ठीक है मैं उसको दे के आता हूँ, नहीं तो उसका इंटरव्यू खराब जाएगा। लेट्स से वो इंटरव्यू पे जा रहा है, बड़े इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा है, जो लेके जाना तो वो लेके ही नहीं गया। करेक्ट, टाई नहीं लेके गया, लेट्स से एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, ठीक है, तो नहीं लेके गया। तो अभी आप क्या किया, आपने पकड़ी फास्ट ट्रेन, और जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, आपके पास जो भी उसकी चीज है, आप एग्जैक्टली वो आमने सामने दिख रहा है आपको, जैसे अभी दिख रहा है, और आप बोलते हो कि भाई ये लो, जो फेंक के मारो उसको, इसको फेंक के मारोगे तो आपको क्या लगता है कि वो कैच कर लेगा उसको, या इसके पास ही जाएगी वो चीज। लेट से बॉल फेंक के मार दिया उसने, ठीक है, वो बॉल प्रैक्टिस को जा रहा था, बॉल भूल गया था, ठीक है, तो बॉल उसको फेंक के मार रहे हो, तो आपको क्या लगता है वो बॉल पे, बॉल इस प्लेस पे एंड होगा, बी ए पे, हाँ, आपको क्या लगता है बॉल एग्जैक्टली यहाँ पे एंड होगा ए पे, या फिर बॉल आगे यहाँ पे स्ट्राइक करेगा इस डब्बे के ऊपर, ठीक है, या फिर बॉल यहां पे पीछे में स्ट्राइक करेगा सी के ऊपर। हाँ, अभी ट्रेन दोनों मूविंग है, सिर्फ इतना है कि ये स्लो है ये फास्ट है। सिर्फ इतना हुआ कि जैसे ही आप आमने सामने जैसे ही देखे आपके दोस्त को, वो भी दरवाजे में खड़ा था, आप भी दरवाजे में खड़े हो, और उसका बॉल आपने उसको देने की कोशिश की, तो आपको क्या लगता है कि ये बॉल एग्जैक्टली वो कैच कर लेगा, या फिर ये बॉल सामने में डब्बे में जाके हिट करेगा, या फिर पीछे में पीछे वाले डब्बे को लगेगा, सामने के डब्बे को लगेगा। क्यों? वो फास्ट है इसीलिए। क्या लगता है आपको? यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक कंसेप्ट जो है कोरिलेस उसी के ऊपर है। अर्थ जब घूम रही है ना, ये अर्थ के ऊपर ये कोरिलेस फोर्स बन रहा है, हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है,
समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं कि अभी आपने एग्जैक्ट सामने तो थे, अब एक दूसरे के सामने बॉल फेंक के मारा तो आपको लगता है ए पे जाएगा, बी पे जाएगा, सी पे जाएगा, तो ये बॉल हिट करेगा आप बी पे। उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है ना कि आप फास्ट हो, और आप फास्ट हो मतलब आप फास्ट हो मतलब ट्रेन फास्ट है, ट्रेन पे बैठे जितने भी लोग हैं वो फास्ट है, ट्रेन पे जो भी ऑब्जेक्ट है वो फास्ट है, तो आपके हाथ में बॉल है ना वो भी फास्ट है, आप फेंकते तो हो उसको एकदम स्ट्रेट, अगर मान के चलो दोनों ट्रेन अगर स्टेडी कंडीशन में होती तो शायद बॉल आपका ए पे जाता, ठीक है, दोनों ट्रेन अगर स्टेडी कंडीशन में होती तो एग्जैक्ट बॉल ए पे एंड करता, बट जस्ट बिकॉज कि ये ट्रेन फास्ट है, इसके ऊपर की सब ऑब्जेक्ट फास्ट है, तो जब आप इधर फेंकते हो ना तो होता क्या है कि वो जो स्पीड है आपकी खुद की या फिर वो ऑब्जेक्ट की वो भी उसमें ऐड हो जाती है, वो सामने न जाते हुए ना इस ट्रेन के साथ आगे बढ़ जाती है और वो उस ट्रेन के दूसरे डब्बे के ऊपर हिट करती है, करेक्ट, मतलब बी पे हिट करेगी, करेक्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर मान के चलो कि यहां से आप कुछ मार के फेंकते हो, कि अभी उल्टा सिनेरियो समझिए, उल्टा समझिए कि आप फास्ट ट्रेन पे हो और वो स्लो ट्रेन पे है, बट स्टिल हुआ क्या कि स्लो ट्रेन से इसने ये फेंक के मारा, ठीक है, तो अभी ये एक्स पे लैंड होगा, वाई पे लैंड होगा या फिर जेड पे लैंड होगा, उधर से फेंक के मार रहा है बॉल, अभी जेड पे लैंड होगा, क्यों, क्योंकि ये स्लो है, तो जब ये फेंकेगा तब तक ये फेंका तो था इस दरवाजे के हिसाब से, बट ये ट्रेन फास्ट है तो आगे चलेगी, आगे चलेगी तो ये पीछे में एंड हो गया, समझ में आ रहा है आपको कि क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि उसने अंदाजे से बराबर फेंक के मारा था जैसे स्ट्रेट आ गए थे तब, बट हुआ क्या, जैसे ही उसने स्ट्रेट वाला अंदाजा लिया, बट हुआ क्या कि वो ये भूल गया कि ये ट्रेन फास्ट है, तो उस स्ट्रेट तो फेंक के मारा था बट उस टाइम में ही वो आगे बढ़ गई, दरवाजा आगे बढ़ गया, वो दरवाजा जैसे आगे बढ़ेगा तो वो आपको नहीं मिलेगा, उसके पीछे में कहीं पे वो हिट करेगा, तो ये इधर में आ रहा है, करेक्ट, तो दिस आर द डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन क्यों आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल स्पीड, स्पीड अगर डिफरेंट है तो एक जगह जो ज्यादा फास्ट है और दूसरी जगह जो ज्यादा थोड़ी स्लो है, तो यहां से कोई निकलेगा ना, तो ये एग्जैक्टली जहां पे आप एम करते हो वहां पे नहीं जाता, यहां से हम लोग एम कर रहे थे ए पे, ठीक है, जो फास्ट ट्रेन वाला एम कर रहा था ए पे, जाके गिरा वो बी पे, ठीक है, और जब हम लोग ए से फेंक के मार रहा था बॉल एक्स की तरफ, तो उसने अंदाजे से तो मार के फेंका जैसे ही दरवाजे हमने सामने आए, बट जैसे ही उसने मारा तो ट्रेन फास्ट होने के कारण वो आगे निकल गया और बॉल तो हवे में था ना, देखो जब बॉल फेंक के मारा तो इन बिटवीन जो दो ट्रेन के बीच का गैप है तब तक तो हवा में था, तो हवा में जब था तब तक ट्रेन ने आगे मूवमेंट कर ली थी, तो वो बॉल पीछे में आके हिट हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि यहां से अगर छोड़ोगे तो वो पीछे में हिट होगा, मतलब स्लो से आप छोड़ोगे तो यहाँ पे हिट होगा, फास्ट से छोड़ोगे तो यहाँ पे हिट होगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। अभी ये कंसेप्ट के ऊपर ना पूरा हमारा कोरियोलिस फोर्स चलेगा, क्लियर। अभी एक समझिए कि अभी सामने बता दो, देखो अभी अभी होता क्या है, एक और कंसेप्ट, इतना कंसेप्ट समझ में आया क्या, ठीक है, कहाँ पे कौन एंड होता है, वो स्पीड के साथ आगे बढ़ जाता है, क्लियर यहां तक, ऑनलाइन कोरियोलिस फोर्स वाला कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ, ये एनालॉजी समझे आए ना, ट्रेन वाली, हाथ से फेंक के मारोगे तो वो आगे बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो पीछे रहेगा, ठीक है। अभी देखो और एक दूसरा कंसेप्ट, अभी देखो ये हमारी क्या है, लॉन्जिट्यूड है, लेट से जीएमटी लाइन 0 डिग्री वाली, करेक्ट, इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस भी है, ये इक्वेटर है, ये 23.5 डिग्री लेट से, और ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये इक्वेटर मतलब 0 डिग्री, ठीक है। अभी दो पर्सन है, मान के चलो ये लंदन वाला लैटिट्यूड है क्योंकि लंदन से पास होती है, ग्रीनविच मैन 0 डिग्री जीएमटी लाइन प्राइम मेरिडियन, और इसके नीचे मान के चलो पेरिस है, ठीक है, उसी लाइन के ऊपर पेरिस है ऐसे मान के चलो, ठीक है, तो ये लंदन है और ये पेरिस है, तो अभी देखिए क्या हो रहा है ना कि पेरिस के ऊपर जो भी पर्सन है, पेरिस के ऊपर जो भी पर्सन है वो अर्थ जब ईस्ट वेस्ट घूम रही है तो वो भी तो रोटेट हो रहा है, जब अर्थ वेस्ट इधर था ईस्ट इधर है, उल्टा हो गया, ठीक है, जब वेस्ट टू ईस्ट अर्थ घूम रही है तब ये प्लेसेस भी तो आगे बढ़ेंगे ना ऐसे, क्योंकि अर्थ तो ऐसे घूम रही है, तो अर्थ घूम रही है तो पी का पोजीशन अभी फिलहाल यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, अभी पी का पोजीशन आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, पी का पोजीशन अभी यहाँ पे आ रहा है, तो उसके साथ
पी का पोजीशन अभी यहाँ आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि उसी के ऊपर एग्जैक्ट इसी लाइन के ऊपर जो होगा उसका भी तो पोजीशन चेंज होगा, वो भी तो यहीं पे आएगा कहीं पे। करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन ही पूरी एक साथ घूमेगी, मतलब एक वर्टिकल जो लाइन है जब अर्थ घूमेगी तो वो भी घूमेगी। इसका मतलब द प्लेसेस ऑन दिस लाइन वो एक साथ आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो एक साथ आगे बढ़ेंगे मतलब क्या कि अगर मान के चलो मैं ये लैटिट्यूड क्या हो रहा है, इसका मतलब ऐसे मान के चलो कि मैं ये लॉन्जिट्यूड इस तरीके से निकाल रहा हूं, तो अभी ये पी की पोजीशन है यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक मूवमेंट, एक एल बी यहां से लेके यहां तक मूवमेंट। करेक्ट, ठीक है, क्लियर। हाँ, बट इतना मुझे बताइए कि अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा सरकमफेरेंस किसका होता है? इक्वेटर का होता है, क्योंकि इक्वेटर जो है बॉल अगर आप इमेजिन कर रहे हो उसका सेंटर इमेजिन कर रहे हो तो पूरा सर्कल सबसे बड़ा है। करेक्ट। तो जैसे से आप ऊपर की तरफ जाओगे, मतलब ये अगर बॉल है आपका आपके पास, तो ये सबसे बड़ा सरकमफेरेंस बन सकता है, पूरा राउंड ऐसे। करेक्ट। बट उसके ऊपर आप यहाँ पे इमेजिन करो तो वहां पे तो कम जगह होती है, तो एक छोटा सर्कल बनेगा ना, यहाँ पे तो छोटा सर्कल बनेगा, यहाँ पे इतना बड़ा सर्कल बनेगा। बट मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे हमारा लंदन था, ऐसे मान के चलो, और यहाँ पे अभी कुछ तो अफ्रीका की कंट्री है। करेक्ट, अफ्रीका से पास हो रहा है लेट से, तो ये दोनों प्लेसेस एक साथ ही तो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, बट ये एक साथ आगे बढ़ते हैं, बट ये पूरा एक राउंड करने के लिए इतना बड़ा सरकमफेरेंस कवर कर रहे हैं। मतलब 24, एक पूरा रोटेशन जब होता है अर्थ का तब 24 घंटा पूरा कंप्लीट होता है, तो 24 घंटा तो इसके पास भी है और लंदन वाले के पास भी 24 घंटा है, तो 24 घंटे में ये इतना बड़ा डिस्टेंस कवर कर रहा है, और 24 घंटे में लंदन वाले सिर्फ इतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। डिस्टेंस कम कर रहा है ना, क्योंकि हो तो रहा है पूरा रोटेशन 24 घंटे में, और ये कर रहा है ज्यादा डिस्टेंस, पूरा सरकमफेरेंस कवर कर रहा है, और ये कर रहा है कम सरकमफेरेंस। करेक्ट। तो समझ में आ रहा है क्या? अर्थ के ऊपर आपका पोजीशन अलग अलग है, अलग अलग लैटिट्यूड के ऊपर हो, तो आपको विद इन सेम टाइम पीरियड अलग अलग पूरा डिस्टेंस कवर करते हो आप, क्योंकि अर्थ का कर्वेचर है, अर्थ राउंडेड शेप है, स्फेरिकल शेप है। करेक्ट। तो डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड के ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट सरकमफेरेंस कंप्लीट करोगे, क्योंकि टाइम तो सेम ही है। ऐसा नहीं होगा कि टाइम वो 12 घंटे में, कम डिस्टेंस है तो वो 12 घंटे में कंप्लीट कर ले रहा है अपना पूरा सर्कल, नहीं, वो भी 24 घंटे में कर रहा है, ये भी 24 घंटे में कर रहा है। मुझे ये बताओ ये पॉसिबल क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसको टाइम ज्यादा लगना चाहिए था ना लॉजिकली, और जो लंदन वाला है जो हायर लैटिट्यूड्स पे है उसको तो कम लगना चाहिए था टाइम। हायर लैटिट्यूड मतलब ऊपर जगह पे, पेरिस वाला ज्यादा सरकमफेरेंस कवर कर रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको? ये देखो ऐसे। करेक्ट, ये आपका छोटा सा करेगा, इसे तो कभी करेगा। करेक्ट, सबसे बड़े आप करेगा इक्वेटर वाले लोग। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो इक्वेटर वाले लोग हैं इतना बड़ा सरकमफेरेंस कवर कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस कवर कर रहे हैं पूरा, जब अर्थ पूरी रोटेट हो रही है तब। करेक्ट। उसी के साथ साथ जब पेरिस वाले लोग हैं या फिर पेरिस के लैटिट्यूड के ऊपर जो लोग हैं वो इससे कम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं पूरा जब रोटेशन हो रहा है तब। लंदन वाले तो उससे भी कम कर रहे हैं, यहाँ पे तो और भी कम होगा ऊपर जैसे जैसे जाओगे। तो मुझे बताओ कि ये क्यों ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होने के बावजूद भी ये 24 घंटे में ही कवर कर रहे हैं? लॉजिकली ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो ज्यादा टाइम लगना चाहिए था। करेक्ट। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि भाई ये 24 घंटे में ही कवर कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ लैटिट्यूड? कैसे पॉसिबल होगा? इसको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ऑनलाइन ये कंसेप्ट वैसे थोड़ा थोड़ा ये है, बट जब आप इमेजिन करोगे तो समझे अरे खतरनाक, मतलब फिजिक्स पूरा ये लगता है सेम तो है ही ना वो तो मैंने पहले बोल दिया लॉन्जिट्यूड पे, इसीलिए अभी मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ कि ये देखो ये पूरा सर्कल जब पॉइंट ले लो, आप इमेजिन करो कि कोई बॉल है भाई, ये बॉल के ऊपर ना एक डॉट बना दिया आपने, या फिर बॉल के ऊपर पहले तो एक स्ट्रेट लाइन निकाल दी, यहाँ पे एक डॉट बना दिया आपने। करेक्ट, और बॉल के ऊपर और एक डॉट बना दिया। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो अभी, बॉल को इस एक्सिस के अराउंड इस तरीके से रोटेट कर रहे हो। जब रोटेट करोगे तो ऑब्वियस है कि ये डॉट भी आगे सरकेंगे, यहाँ पे दिखेगा, ये भी यहाँ पे दिखेगा। करेक्ट, यहाँ पे दिखेगा, बट ये जब घूमेगा तब ये डॉट घूम के वापस आएगा इस जगह पे, ये डॉट घूम के इस जगह से वापस आएगा। बट ये कभी ऐसा नहीं होगा कि ये डॉट आगे चला गया, ये पीछे रह गया, या फिर ये आगे चला गया। ये एक ही डॉट एक साथ ही घूमता है। ये लाइन अगर आप देखोगे घूमने के टाइम पे ऐसे नहीं होगा कि ये पॉइंट आगे चला गया, ऐसा नहीं होगा। आप इमेजिन कर पा रहे हो ना कि बॉल के ऊपर अगर हमने पोल टू पोल कोई तक लाइन लगा दी और उसके ऊपर दो पॉइंट लगा दिए, एक पॉइंट एकदम इक्वेटर पे और दूसरा पॉइंट एकदम थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो वो एक साथ ही पूरा चक्कर कंप्लीट करते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये रहेगा कि अगर ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है सेम टाइम में और एक कम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं सेम टाइम में, ये शायद फास्ट घूम रहा होगा ना।
समझ में आ रहा है? ज्यादा फास्ट घूम रहा होगा इसीलिए ज्यादा डिस्टेंस वो 24 घंटे में कवर कर पा रहा है, और ये कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसका मतलब वो स्लो घूम रहा है बट 24 घंटे में कवर कर रहा है। ये पॉसिबल होगा तभी जब स्पीड अलग अलग रहेगी। समझ में रहा आपको? क्योंकि डिस्टेंस अलग है, डिस्टेंस अलग है, टाइम सेम है, तो स्पीड तो अलग होनी ही पड़ेगी किसी भी हालत में। करेक्ट? ये अगर फास्ट घूमेगा पूरा राउंड तब जाके इसके कंपेयर में ये सेम टाइम में एक चक्कर लगा लेगा, नहीं तो लॉजिकली तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि भाई ज्यादा डिस्टेंस अगर एक कवर करेगा पूरा मतलब सर्कल, तो ये ज्यादा टाइम लेगा और ये कम टाइम लेगा, बट ये एक ही टाइम पे तो पूरा चक्कर कंप्लीट कर रहे हैं, एक ही टाइम पे एक ही जगह आ रहे। करेक्ट? मतलब ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है 24 घंटे के बाद एक साथ ही यहाँ पे आ जाती है फिर से, तो मतलब ये दोनों प्लेसेस एक ही साथ 24 घंटे के बाद एक लाइन पे, तो मतलब ये घूम के एक ही जगह आ रहे हैं सेम टाइम में, तो इसका मतलब देयर मस्ट बी डिफरेंस ऑफ स्पीड। ये समझिए, इसे कहते हैं, मतलब और भी बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं बट इतना समझ लीजिए, मैं वो वर्ड नहीं यूज करूंगा नहीं तो और कंफ्यूजन बढ़ेगा। इतना समझिए, द प्लेसेस ऑन इक्वेटर, प्लेसेस ऑन इक्वेटर रोटेट फास्टर देन द प्लेसेस ऑन हायर लैटिट्यूड्स। समझ में आ रहा है आपको कि इक्वेटर के ऊपर के जो प्लेसेस है ना, वो ऊपर वाले मतलब हायर लैटिट्यूड्स के ऊपर के जो प्लेसेस है उनसे फास्टर अपना एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करते हैं। करेक्ट? सर्कुलर मोशन जब तक ये फास्ट नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक 24 घंटे में वो एक साथ इनके समान एक साथ एक ही जगह पे नहीं दिखेंगे, नहीं तो ये तो आगे बढ़ जाते अगर स्पीड अलग अलग होती या फिर आपका डिस्टेंस भी अलग अलग होता तो। करेक्ट? तो इसका मतलब क्या है, द मोशन या फिर द स्पीड एट इक्वेटर इज डिफरेंट फॉर द पीपल और द पर्सन लिविंग एट ए डिफरेंट लैटिट्यूड। करेक्ट? समझ में आ रहा है कि अगर 0 डिग्री पे कोई रह रहा है तो वो फास्ट चक्कर लगा रहा है पूरे अर्थ को, है तो जमीन पे बट अर्थ घूम रही है तो उसके साथ हम भी चक्कर लगा रहे हैं। उससे भी स्लो वाले कौन लगा रहे हैं? 23 डिग्री वाले। उससे भी स्लो लगा रहे हैं 24 डिग्री वाले। उससे भी स्लो लगा रहे होंगे पोल की तरफ वाले। पोल वाला सबसे स्लोएस्ट होता है, पोल वाला सबसे स्लो चक्कर लगाएगा। करेक्ट? तो इसका मतलब सबसे फास्टेस्ट अगर कहीं पे वेलोसिटी होगी अर्थ के ऊपर, या फिर जो लोग सबसे फास्टेस्ट पूरा रोटेशन कंप्लीट करते हैं वो करते हैं एट इक्वेटर। करेक्ट? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अभी ये अगर आपने लॉजिक समझ लिया तो अभी ट्रेन पे वापस आते हैं। ठीक है, ट्रेन वाला लॉजिक अभी दोनों एक साथ हम लोग मर्ज करते हैं। तो अभी देखो, अगर मान के चलो इक्वेटर है और ये 23.5 डिग्री है, इक्वेटर 0 डिग्री है। करेक्ट? तो हमें इतना तो पता है द प्लेसेस ऑन और द प्लेसेस और हम लोग कहेंगे द ऑब्जेक्ट्स, इसके ऊपर बहुत सारे प्लेसेस भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट लाइक बिल्डिंग वगैरह वगैरह, हम लोग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हुए हैं वो सभी के सभी कितने हैं? फास्ट मूव कर रहे हैं। एंड द प्लेसेस ओवर 23.5 डिग्री वो स्लो है इसके कंपेयर में, क्योंकि वो चक्कर लगा रहे हैं। अभी ये बन गया पूरा सिनेरियो फास्ट ट्रेन और स्लो ट्रेन वाला। ये फास्ट है, ये स्लो है। करेक्ट? अगर मान के चलो यहां से कोई चीज निकलती है, मैंने मान के चलो यहां से यहां तक जाने के लिए कोई चीज निकल रही है, जैसे कि हम लोग मान के चलो कि ये प्लेस है दिल्ली और ये प्लेस है रशिया का मॉस्को। करेक्ट? दिल्ली से हम लोग मॉस्को जा रहे हैं, तो हम लोग अगर मान के चलो कि इधर जा रहे हैं, हम लोग एकदम, हमें पता चल गया कि भाई ये स्ट्रेट लाइन में मॉस्को है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन में मॉस्को है। करेक्ट? और हमने फ्लाइट ले ली और हम लोग एकदम स्ट्रेट लाइन में मॉस्को जाने लग गए, तो हम लोग मॉस्को नहीं पहुंचेंगे, नहीं आगे पहुंचेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे एंड हो गए। हाँ, हम लोग फास्ट है ना, ट्रेन वाला अभी बोला था यहां से बॉल फेंकोगे फास्ट ट्रेन से वो आगे लाके लगेगा। हाँ करेक्ट? अगर हमने यहां से फ्लाइट ली और हमने वही अंदाजे से कि भाई अभी इस पॉइंट पे मॉस्को इस डायरेक्शन में है और उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करी ना, तो हम लोग उस डायरेक्शन में ही जाएंगे, हम लोग आगे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो स्पीड है ना वो वहां पे तक चली जाएगी। और सेम वैसे अगर मॉस्को से कोई निकलेगा दिल्ली आने के लिए, तो वो दिल्ली ना आते हुए इधर लैंड करेगा कहीं पे, क्योंकि अर्थ का ये प्लेस ऑलरेडी आगे बढ़ चुका होगा। उसको लगा कि भाई दिल्ली यहाँ पे है, बट दिल्ली तो आगे निकल गई, वो यहीं पे लैंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? तो बेसिकली इसे, ये इफेक्ट को कहा जाता है कोरियोलिस इफेक्ट। ये अर्थ के ऊपर होता है। क्यों ऐसा होता है कि अभी देखो, मैंने यहाँ पे प्लेन कहा, बाकी सब कुछ चीज कहा, अभी ये दो अगर मान के चलो आइसोबार से, आइसोबार को परपेंडिकुलर हमारी क्या निकलती है? विंड। तो विंड अगर मान के चलो कि दिल्ली से निकले मॉस्को जाने के लिए, वो मॉस्को न जाते हुए कहां पे एंड होगी? आगे की तरफ।
अगर मॉस्को से लेके दिल्ली तक आ रही है तो मॉस्को वाला पता है हमें स्पीड कम होता है और ये फास्ट होता है, तो ये कहाँ पे एंड होगी, पीछे में, करेक्ट। तो ये बताता है कि विंड क्यों नहीं स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती, क्योंकि उसके ऊपर कोरियोलिस इफेक्ट या फिर कोरियोलिस फोर्स काम करता है, तो इसे कहा जाता है कोरियोलिस फोर्स, करेक्ट। अभी इतना मैंने समझाया कि एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा इतना टेक्निकल, ये तो साइंस वालों का है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने समझाया कि एग्जैक्टली क्या है ये सब कुछ चीजें। आपको क्या याद रखना है मैं पहले बताता हूँ, बट उसके पहले एक थोड़े मैं बता देता हूँ कि क्या इश्यूज। हम लोग इतना अभी पढ़ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, ब्रह्मोस है, हमने सुना S-400 के बारे में सुना, पिनाका के बारे में सुना, बहुत सारी चीजें। तो ये रॉकेट साइंस और ये हमारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना, वो डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये इतना टफ क्यों होता है क्या, क्योंकि ये फिजिक्स ना उनको ना सीधा काम नहीं करने देता। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मान के चलो मॉस्को है, फिर से एक बार ये मॉस्को है और हमारी इंडिया के साथ झगड़ा हो गया रशिया का, हमने बोला भाई दिल्ली से हम लोग मॉस्को पे हिट करेंगे, तो दिल्ली पे हम लोग भेज रहे हैं क्या, मिसाइल, वो मिसाइल यहाँ पे ना जाते हुए ना वो यहाँ पे जाती है मॉस्को के साइड में। तो इसीलिए ना ये डिफेंस टेक्नोलॉजी इतनी टफ होती है कि इसको ना फिर इसका पाथ ना करेक्ट करते हुए चलता है विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ, उसका जो रोटेशन वगैरह सब कुछ, तो उतना उसका सॉफ्टवेयर इनको डेवलप करना पड़ता है कि उसको एकदम प्रिसीजन स्ट्राइकिंग हो, ठीक है। इसीलिए वो हम लोग कहते हैं ना कि मिसाइल टेक्नोलॉजी इतना भी इजी नहीं है कि नहीं भाई बना दिया, नहीं तो मारने गए उधर पाकिस्तान में, चली गई ईरान में, तो ईरान और इंडिया का हो जाएगा झगड़ा फिर से, तो ये पॉसिबल है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये क्यों होता है, क्योंकि अर्थ के ऊपर के जो प्लेसेस है एट ए डिफरेंशियल स्पीड, क्योंकि हमें पता है कि लैटिट्यूड के पास, सॉरी, जो लैटिट्यूड्स मतलब या फिर इक्वेटोरियल लैटिट्यूड जो होते हैं वो फास्टर होते हैं एज कंपेयर टू हायर लैटिट्यूड। जैसे जैसे आप टुवर्ड्स पोल जाओगे तो स्पीड कम होती जाती है, ठीक है, रोटेशनल स्पीड, सर्कुलर स्पीड, ठीक है। तो बेसिकली ये इसीलिए टफ होता है आपका रॉकेट साइंस वगैरह, रॉकेट साइंस हो गया या फिर आपका रॉकेट, क्या इसमें भी रॉकेट होते हैं, आपके मिसाइल्स में भी रॉकेट हम लोग यूज करते हैं, रॉकेट यूजुअली हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग कहते हैं, तो इतना प्रिसीजन लगता है। तो ये चेंजेस होते हैं, उसको इमेजिन करते हुए, उस टेक्नोलॉजी को बनाते हुए फिर वो सॉफ्टवेयर वगैरह में फीड करना पड़ता है, तब जाके बनता है। नहीं तो हम लोग सीधा गाली दे देते हैं कि इतने साल से डीआरडीओ बना हुआ है, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, एक मिसाइल नहीं ढंग की बन पा रही है इनसे, एक हमारा, हम लोग दूसरे से उधारी में मतलब दूसरे के भरोसे हमारे एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, सब कुछ है, बट टेक्नोलॉजी डिफिकल्ट होती है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कुडोज टू इसरो कि उन्होंने बड़े कम, मतलब कि ये सब कुछ टेक्नोलॉजी को, मतलब सब रिसोर्सेस होने के बावजूद भी नासा को इतना जो टाइम लगा, इसरो ने वो कम रिसोर्स में ही अचीव कर लिया। तो वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अचीवमेंट ये नहीं है कि हम लोग मार्स के ऊपर जाके फर्स्ट इसमें ही वहां पे हमारा सैटेलाइट वहां पे हमने स्टेशन कर दिया, ठीक है, इसके ऑर्बिटर मूवमेंट, ऑर्बिटल ऑर्बिट्स में, ठीक है। सबसे बड़ी अचीवमेंट, उससे भी बड़ी अचीवमेंट ये है, वो तो वही अचीवमेंट कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस मिल गया हमें, और उससे भी ज्यादा है कि कम रिसोर्सेस में कराया हमने, जिसको शायद करने के लिए नासा ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दिए, हमने मिलियंस में कर दिया। तो इसीलिए कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी इंडिया की है, क्योंकि वही होता है ना कि जब नई रास्ते होते कुछ, तो हम लोग, वही होता है कि क्या बोलते हैं उसको, इन्वेंशन इज मदर ऑफ नीड, या क्या होता है, वैसे होता है कुछ, हाँ, इन्वेंशन इज मदर ऑफ नीड, तो भाई तो उल्टा हो गया, नीड इज ए मदर ऑफ इन्वेंशन, ऐसा हो गया, ठीक है, नीड ही है जिसकी वजह से हमें इन्वेंशन करते हैं हम लोग, उल्टा हो गया, ठीक है। हाँ देखो, उसका भी बता देता हूँ उसकी एक स्टोरी कैसे है ना। अच्छा, एक ना एक नया टेक्नोलॉजी अभी न्यूज में, उसे कहता है पल्सेटिंग, न्यूक्लियर पल्सेटिंग टेक्नोलॉजी करके। न्यूक्लियर पल्सेटिंग टेक्नोलॉजी मतलब बेसिकली ऐसे समझिए कि रॉकेट ऐसा है ना हमारा, ये लेट से हम लोग रॉकेट निकाल रहे हैं, तो इसको ऐसे बूस्टर बूस्टर होते हैं बढ़िया, ये पहले जलते हैं, फिर ये छोड़ देता है, हाथ से चलता है पहले, फिर सेंटर वाला आगे जाता है, इसमें से भी इतना भी आगे बढ़ता है सिर्फ, बाकी सब छोड़ते छोड़ते चलते आते हैं। पहले ये जलेंगे, ये वाले बूस्टर, इनको बूस्टर कहा जाता है, तो बूस्टर पहले इसको लिफ्ट करेंगे, ये फिर छोड़ देंगे बीच में ही कहीं पे, इसका काम होने के बाद क्यों इसका वेट लेके जाए सामने, फिर बीच वाला जलेगा यहाँ से, और ये भी चलेगा, इसके भी स्टेजेस होते हैं, ये भी स्टेज एंड होता है, फिर ये निकल जाएगा, फिर ये जलेगा, ये एंड होगा, फिर लास्ट वाला आगे बढ़ेगा, इसमें सैटेलाइट वगैरह होते हैं, और वही हम लोग तो हाँ स्टेशन करते हैं। तो बेसिकली ये जो कुछ हमारा रॉकेट होता है, इसे हम लोग रॉकेट कहते हैं। तो ये जो रॉकेट है, इसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फ्यूल हम लोग रख रहे हैं। अभी दैट फ्यूल में भी सॉलिड और लिक्विड, ये फ्यूल ना आपका सॉलिड और लिक्विड हो सकता है,
अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी है, करेक्ट। बट सॉलिड और लिक्विड तब तक काम करेगा जब तक इसमें है, बर्न करेगा तो इसका रेंज है। मतलब ये इनफाइनाइट ऐसे नहीं कि डायरेक्ट अभी छोड़ दिया और डायरेक्ट ये चला गया नेपच्यून पे, उतना इसमें फ्यूल ही भरा नहीं सकता, या फिर भर भी दिया तो इतना भारी बनेगा कि वो वेट टू फ्यूल रेशियो मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। तो नेपच्यून तो पहुंचना है तो इतना इजीली हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे डायरेक्टली, भाई फ्यूल जलेगा आखिरी तक, इतना फ्यूल भी हम लोग नहीं भर सकते, नहीं तो इतना वेट नहीं भर सकते। तो अभी क्या हुआ ना कि क्यों, क्योंकि इसका जितना फ्यूल भरेंगे उतना वेट बढ़ते चलेगा, क्योंकि आप लिक्विड फ्यूल भरो सॉलिड भरो। तो अभी ना क्या हुआ है, एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आ गई है एक्चुअली, वो नासा उस पर, उसमें क्या हो रहा है कि एक पल्स होता है यहाँ पे, एक मैकेनिज्म है, तो ये क्या करता है, पल्स क्रिएट करता है। तो वो जब पल्स क्रिएट करता है ना ऐसे, मतलब ये बाहर निकलेगा पल्स करेगा, बाहर निकलेगा पल्स करेगा, मतलब पल्सेटिंग होते रहता है। ये जो शार्प दिख रहे हो अंदर बाहर अंदर, हाँ, बट ये है न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी आपको पता है ना, इतने ग्राम में ही हम लोग सालों साल चल सकते हैं, करेक्ट। तो इन्होंने अभी जो रॉकेट बन रहे हैं ना, अभी तक हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी वाले रॉकेट नहीं थे, हमारे सॉलिड फ्यूल या फिर लिक्विड फ्यूल वाले थे, अभी न्यूक्लियर वाला हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर रहे हैं। तो इसमें कम एरिया में ही हम लोग ज्यादा लॉन्ग टाइम तक क्या बना सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसको आगे आगे लेके जा सकते हैं। तो अभी रिसेंटली इसके ऊपर काम चल रहा है, तो फिलहाल ये न्यूज में है, तो इसके बारे में पढ़ते चलिए कि ये न्यूक्लियर पल्सेटिंग टेक्नोलॉजी के रॉकेट क्या होते हैं। ये नया जनरेशन है अभी रॉकेट टेक्नोलॉजी का, करेक्ट। ये फिर अभी इंडिया का तो इसके ऊपर एक्सपर्ट तो ऑब्वियस नहीं है, नासा का तो टेस्टिंग में चल रहा है फिलहाल, करेक्ट। तो इंडिया को कुछ टाइम के बाद इसके ऊपर रिसर्च करके फिर देखना पड़ेगा। फिर फिलहाल तो इस तरीके की न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि ये टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशनाइज करेगी हमारा स्पेस एक्सप्लोरेशन। क्यों? क्योंकि इससे पॉसिबल होगा वन शॉट में हम लोग डायरेक्ट निकल गए अर्थ से, पहुंच गए मार्स पे, ठीक है, या फिर आगे वाले भी कहीं पे, करेक्ट। बट अभी वैसे मार्स तक पहुंचने के लिए ये छोड़ दो न्यूक्लियर वाला टेक्नोलॉजी, नॉर्मल फ्यूल से भी पहुंचा जा गया था, नासा रशिया ने डायरेक्ट गए थे वो लोग, मतलब इनमें ही फ्यूल भरा और गए, ठीक है। उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो सीधा गए थे, करेक्ट, मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा फ्यूल के लिए। इंडिया के पास था ही नहीं, इंडिया वालों जुगाड़ू। इंडिया वालों ने कैसे पूछे पता है क्या? इंडिया वालों ने नेचर का यूज करा, नेचर ने दिया है ना, हम लोग क्या करेंगे। हाँ देखो क्या होता है ना कि एक लेवल तक ग्रेविटी काम करती है, उसके बियॉन्ड ग्रेविटी नहीं काम करती। अभी इसका मतलब क्या है कि अगर मान के चलो कि आपको यहाँ पे स्टेशन कर दिया ना, आप सालों साल वहीं पे रहोगे जब तक आपको कोई हटाता नहीं वहां से। मतलब यहां से लेके आपने कोई रॉकेट छोड़ दिया, आपको भी छोड़ दिया उसके साथ साथ, और यहाँ पे स्टेशन कर दिया, तो आप वहीं पे रहोगे और अर्थ के साथ घूमते रहोगे। आपको अगर उसके साथ अगर रोटेटिंग कर दिया, करेक्ट, तो आप उसके साथ घूमते रहोगे सालों साल। तो हमारे सैटेलाइट ऐसे घूमते रहते हैं विथ मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है, करेक्ट। तो मतलब स्पेस में कह रहा हूं, विद इन ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स में तो नीचे आ जाओगे आप, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स तो खींच लेगा, करेक्ट। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्पेस में आप स्टेशन हो जाते हो, आपको मूवमेंट नहीं मिलती कहीं पे जब तक आपको हिलाया नहीं जाए, मतलब कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, क्लियर, ठीक है। तो अभी हुआ क्या पता है क्या, इंडिया वालों ने क्या किया, इंडिया ने, हमारे इसरो ने क्या किया कि निकाला बढ़िया, और इसको ना रॉकेट को ऐसे भेज दिया बाहर, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के, और अर्थ के अराउंड घूमना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये घूम रहा था अर्थ के अराउंड, और घूम रहा था, उसके साथ साथ इसका रेडियस बढ़ा रहे थे। रेडियस कैसे बढ़ा रहे थे? क्योंकि उसमें अंदर जो भी थोड़ी एनर्जी थी उससे और ज्यादा थोड़ा पुश कर देते थे, तो इसका रेडियस बढ़ जाता था। तो ये रेडियस बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, मतलब कि अर्थ को इसने पहले तो चक्कर लगाए इतने, ऐसे पहला चक्कर लगाया, इतना बड़ा चक्कर लगाया, ये इधर में मार्स है हमारा, ये चक्कर लगाया, ये आ रहे हैं हम लोग मार्स के पास विदाउट फ्यूल, कुछ नहीं है, एक बीच में बूस्टर रहता था, बूस्ट हो जाता था, इसका रेडियस बढ़ा दिया, वो अपने आप घूमने लग गया, ठीक है। मतलब फ्यूल यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ घूम रहे हो, ठीक है, क्योंकि उसमें फ्यूल नहीं लगता, आप भी घूमोगे, इनफाइनाइट घूमोगे अगर आप स्पेस में हो तो। जैसे ही हम मार्स के पास पहुंचे, इन्होंने क्या किया, थोड़े बूस्टर ऑन करके ये वाला पाथ छोड़ के इनके पाथ में घुस के बस पहुंच गए हम लोग। मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, डायरेक्ट पहुंचने की, नासा वाले डायरेक्ट गए थे, रशिया वाले डायरेक्ट गए, चाइना वाले भी डायरेक्ट गए, हम लोग घूम घूम के गए, ठीक है। इसीलिए हमें कम फ्यूल लगा, कम टेक्नोलॉजी लगी, उनको ज्यादा पैसे लगे। तो इंडिया वाले थोड़ी जुगाड़ू है, इंडिया वालों ने कम में किया। तो बेसिकली मतलब वो जब हमारा सक्सेसफुल मिशन हुआ था ना, मिशन ऑर्बिटर मार्स ऑर्बिटर मिशन, सॉरी MOM,
या फिर मंगलयान, जिसे हिंदी में मंगलयान हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो जब वो एग्जीक्यूट हुआ ना, उसका बजट था 400 बिलियन डॉलर का, ठीक है, 400 बिलियन डॉलर के अराउंड था, ठीक है, 400 बिलियन, ठीक है। और यूएसए में एक मूवी बनी थी ग्रेविटी करके, इसको ऑस्कर मिला हुआ है, ठीक है, ग्रेविटी मूवी, जिनको इंटरेस्ट है स्पेस वगैरह में, टेक्नोलॉजी में, तो वो मूवी देख सकते हैं, ऑस्कर मूवी है। तो इस ग्रेविटी मूवी को बनाने के लिए ही 480 बिलियन डॉलर लगे, समझ में आ रहा है आपको? मतलब बिलियन है, बिलियन है, बिलियन होगा, सॉरी, हाँ मैंने बिलियन बोल दिया, नहीं तो इकोनॉमी चली जाएगी इसमें, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी आ जाती है इतने में। पाकिस्तान की इकोनॉमी है 400 मिलियन, और महाराष्ट्र की इकोनॉमी भी उतनी है, उससे ज्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली मिलियन था, सॉरी। तो समझ में आ रहा है आपको कि हॉलीवुड वाले मूवी बना रहे और हम लोग मंगल पे जा रहे हैं। तो इसलिए नासा भी बोल रहा है कि साला जुगाड़ू लोग है एकदम से, बट वो जुगाड़ ना कभी कभी काम नहीं करता। जैसे कि स्ट्रेटेजिकली हमारा जब अभी इंडिया पाकिस्तान के साथ हुआ है, तो हम लोग लैक कर रहे हैं एयर डिफेंस, एयर सुपरियरिटी में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से जल्दी, जब तक नहीं हमारी एयर सुपरियरिटी आ जाती है विथ रिस्पेक्ट, मतलब सेल्फ रिलायंस, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेम तरीके से हमारे साथ हुआ था, हमें जब सैटेलाइट वगैरह छोड़ने थे ना, तो उसको कहा जाता है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी करके, ये इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए। तो ना रशिया और अमेरिका, इन दोनों के पास एक क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी थी कि आपके मून के ऊपर जाए या फिर स्पेस में जाए, उसके लिए वो क्रायोजेनिक इंजन लगते हैं। तो वो ना टेक्नोलॉजी दे नहीं रहे थे, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन यूजुअली हमारा जो कुछ एक ग्रेविटेशनल लिमिट है उसके बाहर भेजने के लिए आपको इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ग्रेविटी उसको पीछे खींचती है ना, तो सबसे ज्यादा ताकत ऊपर जाने के लिए तब तक लगती है जब तक हमारा ग्रेविटी काम करता है, क्योंकि वो वापस खींचता है और हमें ऊपर जाना होता है। तो वो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या करता है ना, अच्छी तरीके से पूरा फ्यूल वगैरह मेंटेन करता है और ज्यादा ज्यादा उसके एफिशिएंसी का बाहर निकाल देता है ग्रेविटी के। तो वो दे नहीं रहा था, अमेरिका दे नहीं रहा है, उसका कोई भी क्रूशियल टेक्नोलॉजी इंडिया को देता नहीं है, ये छोटी मोटी चीजें देता है उसका, वो बड़ा होशियार है। इंडिया को कभी फाइटर वाइटर नहीं देगा बड़े, अभी बोला उसने देगा करके, बट उसने कभी नहीं बोला कि भाई बड़े बड़े, हाँ क्या चाहिए, गोलियां चाहिए ये लो, बंदूक चाहिए ये लो, छोटी बड़ी दे देता है, अच्छी वाली टेक्नोलॉजी नहीं देगा वो कभी। तो रशिया हमारा एक था टेक्नोलॉजी देने के लिए, तो उस टाइम से वो मिलिट्री वेपन वगैरह भी दे रहा था, हमारे रिलेशन भी अच्छे थे, तो उनको बोला कि भाई ये तो नहीं दे रहा, आप दे दो हमारे को वो टेक्नोलॉजी। रशिया ने, सॉरी अमेरिका ने उसके ऊपर में भी प्रेशर डाला कि इनको क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी मत दो, इन्होंने अभी न्यूक्लियर टेस्ट करी है, शायद ये न्यूक्लियर टेस्ट रॉकेट के लिए यूज नहीं करेंगे, ये न्यूक्लियर वेपन के लिए यूज करेंगे, मतलब हमारे देश तक भी पहुंच सकते हो लोग, अगर वो हमारे स्पेस से बाहर अगर वो रॉकेट बूस्टर निकाल देंगे क्रायोजेनिक इंजन का यूज करके, तो ये मिसाइल भी तो बना सकते हैं ना उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके, वो तो हमारे घर के पास आके पड़ेगी फिर न्यूक्लियर फॉर्म, मत दो। तो उसके कारण हमारा ना स्पेस प्रोग्राम ना पीछे गया, ठीक है। तो फिर इंडिया वालों ने ले लिया ईगो पे, और इसरो बोला कि ठीक है हम ही तैयार करेंगे, इंडिया ने कर लिया तैयार, ठीक है। 2008 में कुछ तो हमारे सक्सेस मिली, 1998 में हमें उन्होंने डिनाई करा था, क्योंकि 1998 में पोखरण किया था, सेकंड पोखरण, ठीक है, वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पे, तो इंडिया ने सेल्फ तैयार कर ली। बट ये ना सेम नहीं हुआ, सेम विथ रिस्पेक्ट टू मिसाइल्स हुआ, एपीजे अब्दुल कलाम वगैरह उनकी टीम बड़ी स्ट्रांग थी, उन्होंने अच्छे खासे मिसाइल बना लिए, बट ये नहीं हो पाया विथ रिस्पेक्ट टू एयरोनॉटिक्स, मतलब एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि हमने हमारा पहला जो कि इंडिजीनियस प्लेन था वो ट्राई ऑलरेडी करना स्टार्ट कर दिया था 1955 60s में, ठीक है, जब मतलब इंडिया जब हमारा इंडिपेंडेंट मिल गया था 1940 के बाद, 47 के बाद, तो 50s 60s में हमने वो ट्राई करना शुरू भी किया था। इंडिया का फर्स्ट अगर कोई इंडिजिनियसली डेवलप एयरक्राफ्ट है तो वो तेजस नहीं है, तेजस तो हम लोग अभी बोल रहे हैं फाइटर एयरक्राफ्ट, हमारा मरुत है, मरुत नाम का है। और मरुत ने राजस्थान में जो बॉर्डर मूवी, शायद पता नहीं हमारे टाइम पे हम लोग वो देखते थे, अभी आप देखते हो कि पता नहीं, उस टाइम पे हमारी कल्ट मूवी थी वो बॉर्डर, तो वो रियल स्टोरी के ऊपर डिपेंडेंट है ना, तो बेस है, तो वो जो रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड स्टोरी अपनी है, राजस्थान के ऊपर एक जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में जो अटैक हुआ था, 140 कुछ तो हमारे जवान थे, उन्होंने 2000 लोगों को पकड़ के रखा, मतलब रोक के रखा पाकिस्तानी उसको, और हरा भी दिया इनफैक्ट, करेक्ट। तो उसमें जब सुबह सुबह जॉकी श्रॉफ आता है ना, जिस प्लेन से वो अटैक करता है, दैट इज मरुत इंडियन इंडिजीनियस। और उसके बाद वो आउटडेटेड होते गया, उसके बाद हमें डिनाई करते गए वेस्टर्न पावर जो टेक्नोलॉजी हो, उसका इंजन इतना पावरफुल नहीं रहा, ठीक है, अभी के हिसाब से वो पावरफुल होना जरूरी है। रशिया ने भी इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया हमें जितना करना एक्सपेक्टेड था, और अमेरिका देता नहीं है, करेक्ट, वो तो देता नहीं है किसी को। तो अभी फिलहाल हमारा जो कुछ मेन एम है टू हम लोग कहेंगे कि डेवलप सम इंजन विच इज पावरफुल फॉर द मॉडर्न टेक्नोलॉजी विथ रिस्पेक्ट टू मॉडर्न
तो कहेंगे कि वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, ठीक है, तो उनके लिए तो कावेरी इंजन का न्यूज में चल रहा है, शायद इसके बारे में आप पढ़ रहे हो, मुझे पता नहीं। कावेरी इंजन, ये कावेरी इंजन हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसको फिर से खोला गया है। ये प्रोजेक्ट अभी का नहीं है, ये भी प्रोजेक्ट को 40 से हो गए, ठीक है, ये बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है, बट अभी नीड को समझते हुए इसको फिर से वापस रीओपन करा गया, करेक्ट। तो 20-30 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग, अभी रीओपन हुआ है, तो शायद जो हमारे साथ क्रायोजेनिक इंजन के बारे में हुआ था, नहीं दिया था, हमने जनरेट कर लिया, तो इसके बारे में भी हो जाए फॉर्चुनेटली, ठीक है। चलिए, तो ये करंट अफेयर का थोड़ा पढ़ते चलिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वगैरह जो न्यूज में होती है ना, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जा रहे हैं हम लोग, बट इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी के ऊपर ना क्वेश्चन आते हैं, साइंस एंड टेक के पर्टिकुलर, ठीक है। चलो, कोरियलिस फोर्स समझ में आ गया आपको? हाँ, अभी इतना ही याद रखो, वो बाकी सब भूल जाओ, इतना याद रखो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में यहां से लेके यहां तक जब जा रहे थे हम लोग, तो हमें पता है कि यहां जा रहे थे हम लोग, यहां से अगर इनिशिएट होते तो सीधा न जाते हुए हम लोग कहां मुड़ रहे थे, राइट की तरफ मुड़ रहे थे, करेक्ट, ठीक है। और यहां पे जब मतलब हायर लैटिट्यूड्स 30 डिग्री ले लो, और ये 0 डिग्री ले लो, और ये 10 डिग्री ले लो, तो 10 डिग्री से जब हम लोग 30 डिग्री जा रहे थे, तो हम लोग राइट मुड़ रहे थे, जैसे ही हम लोग 30 डिग्री से 10 डिग्री आ रहे थे तो इधर मुड़ रहे थे, करेक्ट, सही है। अभी यहां पे देखो, यहां पे 2 लाइन निकाल रहा हूं मैं, यहां पे क्या होगा, अगर मान के चलो यहां से कोई चीज छोड़ी जा रही है, ये फास्ट है हाँ बाय द वे, और ये स्लो है, क्योंकि हमें पता है कि इक्वेटर के पास वाले ज्यादा फास्ट मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, करेक्ट, तो ये फास्ट है, और ये अरे क्या हो, अगर मान के चलो 2 पॉइंट है, तो आपको अगर मान लो ए टू बी जाना है, ए टू बी जाना है, अगर आप स्ट्रेट लाइन में निकले तो आपको क्या लगता है, बी जाओगे या फिर वाई जाओगे या फिर एक्स जाओगे? हाँ, एक्स की तरफ जाएंगे हम लोग, समझ पा रहे हो? ये फास्ट है, ये स्लो है, अभी सिर्फ मैंने अभी स्लो, ये स्लो था इस बार, ये फास्ट था, तो इनके विथ रिस्पेक्ट टू साउथ हेमिस्फीयर हमें पता है कि इक्वेटर के पास वाले ज्यादा फास्ट मूव करते हैं, तो ये फास्ट रहेंगे, और दूर वाले स्लो रहेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ए टू बी अगर मान के चलो बॉल फेंकते हो आप, तो आप बी पे लैंड करोगे, वाई पे करोगे या फिर एक्स पे करोगे? एक्स पे करोगे? फास्ट कौन है? ये है, ये जब फेंकेगा तो उसके साथ साथ इसका भी मोशन इसको यहां पे एंड कराएगा, सही है ना। जैसे यहां पे था, ये फास्ट था, तो इसका मोशन सामने में एंड कराएगा, ये फास्ट है तो इसका मोशन इधर में एंड कराएगा, करेक्ट ना, वाई को एंड कराएगा। और अगर मान लो बी से निकला तो ए की तरफ जाने के लिए वो पीछे एंड करेगा, यहां पे ना जाते हुए, क्योंकि ये आगे निकल गया ना, अभी सॉरी ये आगे निकल गया ना, फास्ट है तो ये पीछे करेगा। तो बेसिकली मैं अभी देखो क्या हो रहा है, बेसिकली जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर कोई विंड यहां से इनिशिएट हो रही है, तो वो राइट टर्न ले रही है, करेक्ट। साउथ हेमिस्फीयर में देखो, ये यहां से लेके यहां तक एंड हुआ, साउथ हेमिस्फीयर में अगर यहां पे कोई विंड इनिशिएट हो रही है, तो ये यहां पे एंड हो रही है, करेक्ट। तो टर्न किस डायरेक्शन में है, यहां से निकला तो ये राइट टर्न है ना, और यहां पे निकला तो ये कौन सा है, राइट है लेफ्ट है? राइट और लेफ्ट कैसे डिसाइड होता है? जिससे ओरिजिनेट होती है उसके डायरेक्शन में चलो, तो हम लोग कैसे जा रहे हैं, हाँ, तो फिर हम लोग किधर गए, तो राइट है लेफ्ट है? अरे लेफ्ट हो गया ना, आप जब इधर चलते हुए जा रहे हो तो ये राइट होगा ना, ठीक है। तो डायरेक्शन फॉलो करो, उसके अकॉर्डिंग ये लेफ्ट और राइट डिसाइड करो। जब आप नीचे जा रहे हो, नीचे की तरफ आ रहे हो, तब आप नीचे देखोगे तो आपका ये लेफ्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है और ये साउथ हेमिस्फीयर है, तो हमेशा समझिए कि जब भी विंड इनिशिएट होगी ना, तो उसके ऊपर, जब भी विंड इनिशिएट होगी तो उसके ऊपर राइट की तरफ ना फोर्स एक्ट करेगा, और ये विंड राइट की तरफ टिल्ट हो जाएगी, टर्न हो जाएगी, ठीक है। और उसके ही दूसरे मतलब कॉन्ट्ररी साउथ हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, साउथ हेमिस्फीयर में जब भी विंड ब्लो करेगी, तब वो बिकॉज ऑफ कोरियलिस फोर्स हो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगी। मतलब विंड कभी स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल मोशन ऑफ एन अर्थ, ठीक है, एट ए डिफरेंट लैटिट्यूड, ठीक है। एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड तक जाना है तो उसके ऊपर मोशन और उसके ऊपर फोर्स तो लगना ही लगना है, ठीक है, क्लियर। बट ये समझ में आ रहा है आपको? तो एक याद कर लो थंब रूल क्या रहेगा अभी, कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ कोरियोलिस फोर्स एक्ट करता है और उसको डिफ्लेक्ट भी राइट की तरफ करता है, और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ कोरियोलिस फोर्स एक्ट करता है या फिर विंड को डिफ्लेक्ट करता है, क्लियर, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं?
राइट और लेफ्ट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट की तरफ नॉर्थ हेमिस्फीयर में, साउथ की तरफ। बट इशू ये है कि ये यहां से लेके यहां तक जा रही है विंड, यहां से लेके यहां तक जा रही है, मतलब विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है, क्योंकि विंड हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से होती है, वो लैटिट्यूड वाइज नहीं जाती कि हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड, लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड, ऐसे उसका मोशन नहीं होता, उसका मोशन डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो विंड मान के चलो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, मैं नॉर्थ हेमिस्फीयर निकाल रहा हूं सीधा आधा, ठीक है, आधा हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर बाद में देखेंगे। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर मान के चलो कि ये 10 डिग्री लैटिट्यूड है, ये पर्टिकुलर लाइन, ठीक है, जिसके ऊपर हाई प्रेशर बना है, और ये हमारा मान लो 60 डिग्री लैटिट्यूड है जिसके ऊपर लो प्रेशर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर बना है, यहाँ पे हाई बना है, तो विंड ऑब्वियसली हाई टू लो जाएगी, तो ये यहां से लेके यहां तक जानी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स ये क्या करेगी, राइट की तरफ टिल्ट करेगी। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। बट व्हाट इफ कि ये हाई प्रेशर बना यहां पे और ये लो प्रेशर बना, तो विंड तो फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आनी चाहिए ना, हाँ सही है, क्योंकि हाई प्रेशर लो प्रेशर तो अलग अलग बन सकता है कहीं पे भी, करेक्ट, वो लो लैटिट्यूड पे भी बन सकता है हाई प्रेशर और हाई लैटिट्यूड पे भी बन सकता है, तो ये फिर विंड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगा, बट कोरियोलिस फोर्स को राइट की तरफ मूव कर देगा। बट अगर मान के चलो हाई प्रेशर 60 डिग्री पे बना, हाई प्रेशर 60 डिग्री पे बना और लो प्रेशर यहां पे बना, तो क्या हो, ये राइट की तरफ ही मूव करेगी, बट अभी इसका डायरेक्शन क्या है, नीचे में, तो उसके रिस्पेक्ट में राइट ये होता है, मुड़ तो रही है राइट की तरफ ही, देखो इसके कंटेक्स्ट में भी राइट की तरफ मुड़ रही है, इसके कंटेक्स्ट में भी राइट की तरफ ही मुड़ रही है, सिर्फ इतना हो रहा है कि ये यहां से लेके यहां तक जा रही है, तो ये राइट इसका इस डायरेक्शन में दिखेगा, बट ऊपर से जब नीचे आएगी तब आप खुद को इमेजिन करो नीचे देखते हुए, हाँ ओरिजिन पॉइंट से ये राइट ही है। तो बेसिकली ये जो मैं कह रहा हूं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ ही मूव होगी, वो हमेशा राइट की तरफ ही। आप सिर्फ कंफ्यूज होंगे, सर ये तो दिख रही है राइट, बट ये तो लेफ्ट दिख रही है सर, हाँ नहीं नहीं ओरिजिन के पॉइंट से देखो, ठीक है, वो कंफ्यूज मत करो। हाँ तो आप बोलोगे सर कि ये तो अलग अलग दिख रहा है, ये तो राइट की तरफ दिख रही है, तो लेफ्ट की तरफ दिख रही है, लेफ्ट नहीं है वो राइट ही है, बट हमारा ये यहां से ओरिजिनेट हुई थी, तो हम लोग अगर सामने देख रहे हैं तो यहां से चलते हुए जा रहे हैं, तो ये हम लोग इधर जाएंगे, राइट, बट यहां से भी तो सेम हो रहा है, यहां से हम लोग नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो हम लोगों की पीठ इधर रहेगी, ठीक है, दिस इज बैक एंड दिस इज फ्रंट, मतलब हमारा चेहरा इधर रहेगा, तो आप खुद को इमेजिन करो आप नीचे उतर रहे हो, तो ये आपका राइट बन जाता है इधर का, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये राइट टर्न है ये लेफ्ट टर्न है, राइट ही टर्न है, ठीक है, क्योंकि आपका ओरिजिन अलग अलग है। साउथ हेमिस्फीयर में भी सेम होगा, ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, लेफ्ट की तरफ मुड़ती है, तो साउथ हेमिस्फीयर निकाल देता हूं यहाँ पे, करेक्ट, तो अभी दो लाइन है यहाँ पे, तो अगर मान के चलो फिलहाल यहाँ पे हाई प्रेशर बना है और यहाँ पे लो प्रेशर बना है, ये दो लैटिट्यूड कोई भी हो सकती है, नहीं पता हमें, करेक्ट, तो ये कहाँ पे आनी थी, स्ट्रेट आनी थी, बट जस्ट बिकॉज कोरियोलिस फोर्स ये लेफ्ट की तरफ इसके ऊपर लगेगा फोर्स, तो ये यहाँ पे एंड हो जाएगी, करेक्ट। और सेम अगर मान के चलो कि यहाँ पे लो प्रेशर हाई प्रेशर बना और यहाँ पे लो प्रेशर बना, तो ये क्या होगा, यहां से यहां तक जानी थी, तो ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगी, मतलब यहाँ पे, ठीक है, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो हमेशा याद रखो कि ये लेफ्ट और राइट आप कहां से लेके कहां तक जा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप देख रहे हो कि सर यहाँ पे तो मुझे लेफ्ट की तरफ दिख रहा है, बट यहाँ पे तो राइट दिख रहा है, लेफ्ट ही है दोनों, यहाँ पे दोनों राइट है, क्लियर। तो दिस इज कोरियोलिस फोर्स जिनका इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट एक्सिस अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड। अभी ये हो क्यों रहा है, डिफरेंशियल मोशन क्यों बन रहे हैं, क्योंकि अर्थ मूविंग है, रोटेट हो रही है, इसी के कारण आपका जो इक्वेटर है वो फास्ट घूम रहा है और हायर लैटिट्यूड आपके स्लो घूम रहे हैं, और डिफरेंशियल मोशन क्रिएट हो रहे हैं अर्थ के। तो रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट एक्सिस अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड। तो रोटेशन हो रहा है अर्थ का, उसके कारण ही कोरियोलिस फोर्स बन रहे हैं, और कोरियोलिस फोर्स क्या कर रहे हैं, इस विंड को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट एक्सिस अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड। डायरेक्शन ऑफ विंड इज नॉट परपेंडिकुलर। तो मैंने अभी तो स्टेटमेंट दिया था कि भाई आपके दो ग्रेडियंट के बीच में ये परपेंडिकुलर होता है, वो होना भी चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स ये कभी भी परपेंडिकुलर नहीं रहता, ये कर्व बन जाता है, ठीक है। होना आपको स्ट्रेट लाइन ही था, क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एकदम स्ट्रेट आपका विंड जाना था, करेक्ट, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपका विंड जाना था, बट जस्ट बिकॉज की कोरियोलिस फोर्स भी एक्शन में आ गया, तो उसको उसने राइट की तरफ टर्न कर दिया, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या कि डायरेक्शन ऑफ विंड इज नॉट परपेंडिकुलर टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, कभी परपेंडिकुलर नहीं रहेगी रोटेशन ऑफ अर्थ,
क्लियर? रोटेशन ऑफ अर्थ हमारा ऐसे हो रहा है और इसको ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए थी ऐसे, बट ये परपेंडिकुलर न रहते हुए इस तरीके से टिल्टेड है। करेक्ट? ये भी स्टेटमेंट याद रख लो, इसलिए मैंने वो रेड में रखा हुआ है, वो हमेशा याद रखना, ठीक है? बट प्रेशर ग्रेडियंट को यूजुअली परपेंडिकुलर होती है, बट बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स वो परपेंडिकुलर नहीं रह पाती, ठीक है? डेविएशन इज द रिजल्ट ऑफ अर्थ रोटेशन इज कॉल्ड कोरियोलिस इफेक्ट या फिर कोरियोलिस फोर्स। इसी डेविएशन को, इसी डिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है? राइट डायरेक्शन में उसको टिल्ट किया जाता है, करेक्ट? और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में टिल्ट किया जाता है। क्लियर? ठीक है? नाउ एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अच्छा, ये परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कैसे? मुझे बताओ कि अगर कोई पर्सन यहां से लेके यहां पे जाना चाहिए चाहता था, ठीक है, और वो जाता भी, बट जस्ट बिकॉज कि वो राइट की तरफ मुड़ गया, कैसे मुड़ा होगा? कि अगर मान के चलो हम लोग दो लोग होते हैं, हम लोग मान के चलो कि कभी कभी ऐसे होते हैं ना, फ्रेंड होता है जो धक्का दे देता है। आप अगर मान लो दरवाजे तक जाने वाले थे, बट ऐसे कोई तो आ गया और वो जाते जाते उसने क्या किया, दरवाजे से आप जैसे ही बाहर निकलने वाले थे उसने धक्का दे दिया, तो आप दरवाजे पे निकलने वाले थे जस्ट, तो आप दीवार की तरफ चले गए। करेक्ट? क्लियर? होता है ना कभी कभी आपसे दोस्त हमारे धक्के देते हैं मजाक मजाक में। तो सेम वे से ये रेट जो विंड है ये टिल्ट तब करेगी जब उसको इस डायरेक्शन से धक्का दिया जाएगा। करेक्ट? सही है? मुझे बताओ कि ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में जो फोर्स था, जो विंड इनिशिएट कर रहा था, उसको हम लोग क्या कह रहे थे? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कह रहे थे। करेक्ट? बराबर है? क्लियर? ये जो कुछ परपेंडिकुलर यहाँ पे एक प्रेशर ग्रेडियंट के बीच में जो बना था वो क्या था? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स था। करेक्ट? बट ये टिल्ट हो गया किसके कारण? कोरियोलिस फोर्स के कारण। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इस तरीके से होता है यूजुअली ग्रेडियंट को, तो इसको टिल्ट करा जा रहा है बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो अभी इसके ऊपर कौन प्रेशर दे रहा है या फिर कौन इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है? प्रेशर, कोरियोलिस फोर्स। तो ये क्या है? एक दूसरे को परपेंडिकुलर। मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो वर्टिकल है उसको ये धक्का देगा, तो ये हाँ, तो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है एक्चुअली। ये आइडियली ऐसे होना चाहिए था, और इसको धक्का देने के बाद ये इधर हो गया। धक्का मतलब मैं वर्ड ऐसे यूज कर रहा हूं, एक्चुअली उसको डिफ्लेक्ट करता हूं, ठीक है? तो ये धक्का वगैरह मतलब आपके समझने के लिए, ठीक है? तो हाँ, तो कोरियोलिस एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो हमेशा याद रखो कि ये कोरियोलिस फोर्स एक्चुअली ऐसे एक्ट करता है, उसी की वजह से ये विंड डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। एंगल ऑफ लैटिट्यूड मतलब जितना ज्यादा एंगल, मतलब कि 0 डिग्री लैटिट्यूड, 10 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, तो एंगल बढ़ती चल रहा है। जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या कि अगर इक्वेटर के पास, अगर इक्वेटर के पास, दो इक्वेटर के बीच में, अगर इक्वेटर और 10 डिग्री के बीच में अगर विंड इस यहां से लेके ऐसे जानी थी, बट इतना ही टिल्ट हुआ, ऊपर में 60 और 70 डिग्री के बीच में इसका टिल्ट ऐसे रहेगा, ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। मतलब प्रेशर ग्रेडियंट, अच्छा ये डिफ्लेक्शन ज्यादा कब रहेगा? जब कोरियोलिस फोर्स ज्यादा रहेगा। जितना जोर से धक्का मारेगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे कम है। तो इसका मतलब क्या कि एक्ट परपेंडिकुलर, सॉरी, कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। मतलब जितना ज्यादा एंगल ऑफ लैटिट्यूड उतना ज्यादा वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, अपना सॉरी, कोरियोलिस फोर्स ज्यादा रहेगा, ठीक है? मैक्सिमम एट पोल एंड एब्सेंट एट इक्वेटर। तो ये मैक्सिमम यहां पे होता है और पोल पे होता ही नहीं है, कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? तो ये एक बार पढ़ लीजिए, मैं एक बार ना नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सेकंड लेक्चर स्टार्ट होगा हमारा इसीलिए। बट 5वां पॉइंट जो है वो समझ में आए कि नहीं है? ऑनलाइन किसी को डाउट है? बंद हो गया क्या लेक्चर? किसी को डाउट नहीं है ना? ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलिए। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।